ट्रैफिक के लाइनों में। चलो तो दूसरों के साथ भी ये बात हो रही है, थोड़ा सा उनके लिए सुधार कर दें। चलिए मिलन के हवाले से बहुत से लोगों ने वो कहा है कि हम आएंगे, तो मेरे ख्याल में यही दुश्वारी उनको हो रही है। हजरत, उर्दू जुबान के बारे में कहा जाता है कि 18वीं सदी ज़रीन तरीन दौर कहा जाता है, जबकि 1713 में मीरा सौदा पैदा हुए, मोहम्मद रफ़ी सौदा। 1723 में ताज शोरा ताज सुखन मीर तक़ी पैदा हुआ, जो फिर 1723 से लेके 87 की उम्र पाई उन्होंने। मिर्जा सौदा 1781 में इंतकाल हुआ, 68 ईयर्स की उम्र पाई। फिर 1740 में नज़ीर अकबर आबादी पैदा हुआ। क्या कहें? उसके बाद 1790 में आए ज़ौक़, इब्राहिम ज़ौक़। 1797 में उस्ताद सुखन मिर्जा गालिब पैदा, जो 1869 तक का वो आज भी लोग उनका रिसर्च करते हैं। तो ये दौर था जबकि ताज उर्दू शायरी के जो स्टाइलवर्ट है वो पैदा हुए, उन्होंने उर्दू अदब को बहुत रईस बनाया। मैं जिस वाक़े का तज़किरा करना चाहता हूँ वो मिर्जा सौदा से मुताल्लिक़ है, 300 साल पुराने वाक़े। लेकिन क़बल इसके मैं वाक़या बयान करूँ, मुख्तसरन आपको उन दिनों के हालात के बारे में ज़रा बताना चाहता हूँ। हालात कैसे थे, सियासी हालात। तो जनाब मालूम है कि मुग़लिया सल्तनत ज़वाल पजीर थी। 1739 में नादिर शाह के हमले ने कमर तोड़ दी थी, लोगों का हौसला पस्त कर दिए थे। उसके बाद 1757 से लेके अहमद शाह अब्दाली के पैदर पे 8 हमले हुए, और महल का ये हाल था कि सुराग रसानों से भरा हुआ था, आपस के अंदर एक दूसरे से कोई राज नहीं था। लोग एक दूसरे के राज को दुश्मनों तक पहुंचाया करते थे। बादशाह बराए नाम थे, मराठों की ताकत बढ़ती जा रही थी। बल्कि अहमद शाह अब्दाली को जब मराठों ने पहली बार शिकस्त दी तो उनका इतना उरूज हुआ कि उन्होंने उस दौर के शहनशाह शाहजहां फोर्थ को माजूल करके शाह आलम सानी को तख्त पे बिठाया। शाह आलम सानी अपने अशार की इस्लाह लिया करते थे मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा से। इस तरह मिर्जा रफ़ी सौदा का दखल महल में हुआ। मिर्जा सौदा बहुत शौक मिजाज थे और हाजिर जवाब, एट द सेम टाइम एक जो खुदी जो है खुदी के बहुत खुद परस्त थे, अपनी खुदी की बहुत इज्जत किया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ महल में कि बादशाह ने किसी खास मौजू के ऊपर उनसे अशार कहने को कहा, तो मिर्जा ने बहाने बना दिए और कोई खास तवज्जो नहीं दी बादशाह को। तो बादशाह ने कहा कि आप कितने अशार कह लेते हैं एक दिन के अंदर? तो मिर्जा सौदा ने जवाब दिया कि तबीयत माइल होती है तो 2-4 अशार कह लेता हूं। तो शहनशाह बोले कि 2-4 गजलें तो मैं खुड्डी में बैठे बैठे कह लेता हूं। मिर्जा सौदा ने जवाब दिया फौरन, जबीन में बदबू आती है। ये कह के वो महल से निकल गए। एंड देन कभी वापस नहीं आया। बहुत बुलाया गया उनको मलिक शोरा का खिताब देने के लिए बुलाया गया। कहने उन्होंने कहा कि मैं अगर मेरे अशार में दम है तो वो खुद ब खुद मलिक शोरा में बन जाऊँ, ये तुम्हारे लक़ब की जरूरत नहीं गए। फिर कुछ दिनों बाद वो देखा कि वहाँ उनके वज़ारात नहीं आ रही थी। मुशायरे लेकिन हुआ करते थे। अब मुशायरे में बादशाह बनत नफीस शिरकत किया करता था। तो ऐसा ही एक मुशायरा दिल्ली में हुआ या लखनऊ में हुआ, इसकी
कहीं तायद नहीं मिलती, कोई जगह कोई इसमें इख्तलाफ है ज़रा, लेकिन बहरहाल एक मुशायरा हुआ जिसके अंदर मिर्ज़ा सौदा मौजूद थे और अपनी वो गज़ल पढ़ी उन्होंने कि दिल मत टपक नज़र से कि पाया न जाए। गौर कीजिएगा, पुरानी जुबान है, दिल मत टपक जमी पे कि पाया न जाएगा, यूं अश्क फिर जमी से उठाया न। दिल मत टपक नजर से कि पाया न जाएगा, यूं अश्क फिर जमी से उठाया न जाएगा। तेगे जफा यार से दिल सर न फेरियो, तेगे जफा यार से दिल सर न फेरियो, फिर मुंह वफा को हमसे दिखाया न जाएगा। गौर कीजिएगा शेर पे कि तेगे जफा यार से दिल सर न फेरियो, फिर मुंह वफा को हमसे दिखाया न जाएगा। और ये हासिल गजल शेर है, काबा अगर टूटा तो क्या जाएगा। गौर कीजिएगा शेर पे, ये हासिल गजल शेर है, काबा अगर टूटा तो क्या जाए गम है, ये कसर दिल नहीं कि बनाया न जाए। तो गजल पढ़ रहे थे, दांत पढ़ रही थी, लोग बेशुमार तहसीन दे रहे थे कि एकाएक एक कोने से एक नहीब से बच्चे ने 13-14 साल की उम्र थी, उसने एक रुक्का भेजा कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। उस्ताद बैठे हुए हैं महफिल में, इसका इल्म नहीं कि वहां मीर भी मौजूद थे या नहीं, लेकिन बहरहाल मीर उनके हम असर थे। ये वाकया 1767 का, तो मीर उस वक्त तक अपने वजूद को साबित कर चुके, तो उस्ताद बहरहाल उस्ताद ही थे। गालिब भी उनको उस्ताद माना। न हुआ पर न हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत जोर गजल में मारा। और रेख्ता के तुम उस्ताद नहीं हो, गालिब कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। उस्ताद बहरहाल होंगे मौजूद या नहीं, कोई इसका तफसील मुझे नहीं मिली। तो उस बच्चे ने वो रोका भेजा, तो साहब सदर नाज़रा शफ़क़त उसको इजाज़त दी। उस बच्चे ने एक ही शेर पढ़ा था। अब वो शेर था, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जला। ये शेर का पढ़ना था कि मुशारे में आग लग गई। वाह और आह की दस्त से मुशारा लोट गया। कई बार पढ़ने की दरख्वास्त की गई, उसने कई बार पढ़ा। फिर मिर्ज़ा सौदा ने उसको बुलाया अपने पास, कहा कि मियाँ साहब डाले, क्या ये शेर आपका अपना है? उस बच्चे ने कहा, जी आला हजरत, कोशिश तो मैंने ही की। कहा फिर तो मैं तुम्हें नहीं देखता कि अपनी जवानी देख पाओगे। मैं नहीं देखता कि तुम्हारी अपनी जवानी देख पाओगे, तुम्हारे चारों तरफ आग ही आकर। वो बच्चा 3 महीने के अंदर आग में जल के मर गया। यह है तारीखी हकीकत। बच्चे का नाम पर कुछ नहीं मालूम। ये तो बहुत मशहूर शहर, ये शेर तो बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर शेर है, बहुत मशहूर शेर। जिसका नाम मुझे पता लगा वो मेहताब राय चंदा है नाम। अच्छा। उसके बाद जनाब वो फिर मिर्ज़ा वहाँ से दिल्ली से रवाना हुए, फर्रुखाबाद में कुछ दिन रहे, नवाब बंगाश के पास। फिर वो चले आए लखनऊ, जहाँ आसिफुद्दौला ने उनको एजाज बख्शा। बात में खालिद आप उर्दू करके असूल नहीं सुने, मगर डिस्टर्ब ना करना, फिर बात उनको एजाज बख्शा और उनकी माहाना पेंशन 200 रुपये माहाना उनकी पेंशन मुकर्रर की। फिर जब शुजाउद्दौला हुक्मरान हुए तो उनके पेंशन को बढ़ा के 6000 रुपये सालाना कर दिए गए। तो वहीं उनका इंतकाल हुआ। लखनऊ में उनकी कब्र है। कह गए हैं कि आज सौदा जहां से उठता है, शोर हर घर से उठता है, शोर हर घर से उठता है। बहुत खूब, ये उनका शेर था। थैंक यू वेरी मच। बहुत
बहुत अच्छा। शोरगुल हर मकान से हाँ 14 जहां से होता है शोरगुल हर मकान से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। आज मैं एक उर्दू घर की ट्रेडिशन शुरू करूँगा बशर्ते याद कि आप लोगों को मैं एक सिनॉप्सिस दूँ कि हम कहाँ आ गए और फिर हम कहाँ जाएंगे और अगले साल फिर ईद मिलन पे इसी बात को बढ़ाएंगे। याद दिलवा दें कि आज धनक निशिस्त हाँ इसीलिए मैंने मौजूद चुना। तो बेसिकली मैं एनालाइज करूँगा चीज़ों को ज़ाती सतह पे। पिछला साल इकबाल का शेर है न कि सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम करती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब। मैं अपने अमल का हिसाब आपसे डिस्कस करूँगा ज़ाती सतह पर, फिर उर्दू घर की सतह पर, फिर कम्युनिटी की सतह पर, फिर उम्मत मुस्लिमा की सतह पर और पाकिस्तान की सतह पर हम लोगों ने क्या सिनॉप्सिस है मेरी नाकिस राय में। ज़ाती सतह पर मुझे लगता है कि अब ख़ास तौर पर अमीन तिरमिज़ी भाई और कैसर अब्बास भाई के जाने के बाद मुझे पहली दफ़ा मौत का इदराक हुआ कि कोई चीज़ जो है हमेशा रहने वाली नहीं। तो ज़रूरी है कि जो बातें मैं करना चाहता हूँ जितना मजीद अमजद ने कहा ना कि जो बात आज मेरे दिल में है अगर अब ना कही तो कौन सोचेगा कौन देखेगा। तो ज़ाती सतह पर मेरे ख्याल के अंदर एक चीज़ जो कि अब आप देखेंगे इस बिल्डिंग के अंदर उम्र का वो हिस्सा आ गया है। मैं 56 साल का हो गया हूँ। रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा था, फिर मैंने बड़ा स्टेप उठाया कि क्लिनिक को यहाँ मूव कर लूँ और फिर मैंने सोचा कि इसको एक्सपेंड करूँ, नए आइडियाज़ लेकर आऊँ। तो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। आगे पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा, अपने आप को ज़्यादा मसरूफ़ करने का, मगर पुख्ता तर है गर्दिश पे हमसे जामे ज़िंदगी है यही है बेखबर राज़िब में ज़िंदगी। तो ज़ाती सतह पर आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो है मेरी इस आज की एनालिसिस के मुताबिक रुकने का नाम नहीं। तो हमारे साथ यहाँ जवान लोग बैठे हैं। दूसरा मैं आपके सामने वो वाक़या भी शेयर करना चाहता हूँ, पता नहीं कब मैं ना हूँ और ना बता सकूँ, और आप लोगों को थोड़ा सा शेयर भी करना चाहता हूँ। और मेरा ख्याल में ये शेर जो कि मैंने तकरीबन 15 साल पहले लिखा था, जितनी दफ़ा मैंने इस साल पढ़ा मैंने पिछले कई सालों से नहीं पढ़ा, कि जैसे जैसे आपकी बत्ती बुझती है पस मंज़र कुछ और उभरता जाता है। इसका जो सियाको सबाक है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक मीटिंग में था 15 साल या 20 साल पहले, जो कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास ने कही, और उसके अंदर उन्होंने एक लड़की जो कि प्रॉबेबली अरबिक थी डांस कर रही थी, और पाकिस्तान सोसाइटी के प्रेसिडेंट मेरे पास उठ के आए। उनकी ज़िंदगी को बहुत काबिल रश्क नहीं है इस वक्त। उठ के आए और मुझसे उन्होंने एक बात कही जो कि सरीहन झूठ थी। मुझे पक्का पता था कि ये झूठ है, झूठ बोल रहा है। तो उस वक्त जो भी उम्र का तकाजा था, मेरी एक्चुअली आंखों में आंसू आ गए, आंखें भर आई। तो जब आंखों में आंसू आए तो एक सारी चीज़ एकदम मध्यम सी हो गई, यहाँ तक कि डांस करने वाली लड़की भी गायब हो गई। तो मुझे वो जो पीछे लोग थे, जो भी टूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन थे, वो नजर आए, और वो मुझे नजर आए। मुझे लगा कि यहाँ डांस नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ कुछ तमाशबीन बैठे हुए पहली सफ के अंदर। और उसके बाद फिर मैंने ये शेर लिखा कि जैसे जैसे आपकी बत्ती बुझती है पस मंज़र कुछ और उभरता जाता है। मेरे आगे से डांस ख़त्म हो गया और पस मंज़र उभर गया, जैसे ही आपकी बत्ती बुझने लगी और थोड़े से आंसू। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो ज़ाती सतह पे तो ये 2-3 बातें। उर्दू घर की सतह पे मेरा ख्याल है कि जब उर्दू घर को हमने क्रिएट किया था तो हमने कहा था कि हमारी जो ट्रेडिशन है
कि हम वर्टिकल लर्निंग करते हैं, बाप सिर्फ अपने बेटे को बताता है, हम हॉरिजॉन्टल लर्निंग नहीं करते, एक दूसरे को अपने तजुर्बात से मुस्तफ़ीद नहीं करते। तो अच्छा है जिस तरह आज भी बात हुई है वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी बदली है सिचुएशन और हॉरिजॉन्टल लर्निंग भी आई। दूसरा उर्दूगर के हवाले से मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि रिजवान हसनी भाई जो हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं और ये को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो हम इन नशस्तों को फ़िक्री नशस्त कहते हैं। उसका मकसद ये नहीं है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन उर्दू बोलें, बल्कि हम कहते हैं तरजीहन उर्दू बोलें, मगर उसका मकसद ये है कि हम एक दूसरे के साथ अपने तजुर्बात, अपनी विज़डम शेयर करें और हॉरिजॉन्टल लर्निंग करें। तो पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड जो उर्दू घर का है उसमें फ़िक्री सतह पर तो हमने कोई तरक्की नहीं की। हम वैसे ही एक तमाशबीन कौम है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर बाद आएगा, मगर कुछ एक रमक है जिस तरह रदीफ़ी मुशायरे कराए, कुछ आगे बढ़ाए। मगर अगर मैं देखूं कि उर्दू घर एक शख्स है और वो आगे चलेगा तो आगे नहीं चल रहा, वो साइड पे चल रहा है या वहीं खड़ा है और गाने गा रहा है। तो मगर एक रिपोर्ट कार्ड है पिछले साल का मेरी नाकिस राय में। कोशिश करें जब अगले साल ये रिपोर्ट कार्ड हो तो हमारे पास नई चीज़ें हों। हमने ये डिफरेंस क्रिएट किया, इस तरह लोगों को फ़ायदा पहुँचाया। तीसरी जो है वो बड़ी करबनाक सिचुएशन है एज अ कम्युनिटी या एज अ डैलस कम्युनिटी। अफसोस से कहना पड़ता है मेरे नुक्ता नज़र से जो रिपोर्ट कार्ड है कि हम पीछे चले गए, आगे तो मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं गए। एज अ कम्युनिटी ना हमारी सेह बनी और उससे बढ़ के जो कोरोना कई सालों से है कि जो हमारे ताज़ीम के मयार हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो अब हम बिल्कुल ही एज अ कम्युनिटी कन्विंस हो गए हैं कि भाई पैसे बनाएं और उसका अंजाम खैर नहीं है। तो हमें एज अ कम्युनिटी आगे बढ़ना चाहिए और हर साल जब तक बचत के हयात या हूँ मैं ये रिपोर्ट कार्ड आपको देता रहूँगा हर ईद मिलन पे। अब मैं जब कम्युनिटी कह रहा हूँ मैं पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। बहुत क्रेडिट है इंडियन कम्युनिटी को, इनके डेफिनेटली बल्कि समथिंग टू फॉलो कि वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं और हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। चौथी बात जो है वो उससे भी बदतर है एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूएसए। मुझे बहुत खौफ है कि जिस नहज की चीज़ें चली गई हैं ये ख़राब तर होती जा रही हैं और अगर इसमें एक्टिव इंटरवेंशन ना हुई तो ये बहुत ख़राब चीज़। तो जो कुछ आप देख रहे हैं क्रिकेट में मैं वही कुछ देख रहा हूँ मेडिसिन में। तो मैं पिछले 10-15 साल से स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ और मुझे बड़े ही हम के साथ ये रिपोर्ट करना पड़ता है कि अब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट आ रहे हैं पाकिस्तान से उनको देख के आपको सिर्फ रोना आता है। फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, एक नंबर के झूठे, कोई वो नहीं है उनको प्रॉब्लम झूठ बोलने में, धोखा देने में। और बेस्ट आर्गुमेंट है कि हमारा तो फ़ायदा इसमें था, हमने इसलिए झूठ बोला। तो अमेरिका में ट्रेडिशनली डॉक्टर्स जो हैं वो बैकबोन रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के। और जिस तरह हॉकी के अंदर ज़वाल आना शुरू हो गया था और आज हॉकी में कोई नामो निशान नहीं पाकिस्तान का। मुझे बहुत खौफ है कि जब ये फिजिशियंस जिनके आज हम ट्रेन कर रहे हैं जिनकी मॉरल वैल्यूज़ नॉन एग्जिस्टेंट है, दे हैव नो क्वाल्म्स अबाउट लाइंग, उनको लगता है। और ये पूरे माशरे की सूरत हाल है और उसका एक स्ट्रक्चर जो कि क्रिकेट की सूरत हाल है उसी तरह। तो मुझे लगता है कि जो हमारी कम्युनिटी है अगर हमने इसको बंद ना किया लाइक अगले 2-3 सालों में या तो इन डॉक्टर्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दें या इनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने से इनकार कर दें। जब इन्होंने कम्युनिटी की भाग दौड़ संभालेंगे आज से 20 साल बाद तो हम लोग तो पता है हो ना हो एवरीवन हु इज हियर विल रिग्रेट कि ये क्या हो गया, बिल्कुल उसी तरह जो कि क्रिकेट में हो गया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी अमेरिकन के हवाले से आपको जो रिपोर्ट कार्ड में दे रहा हूँ वो सही नहीं। चीज़ें बहुत ख़राब हो रही, लोग जो हैं डेस्परेट हो गए।
और इंटेलिजेंसिया जो है वो भी इतने इन्हतात का शिकार है कि वी हैव नेवर सीन बिफोर। मेरे ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो देखते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट को तो दे जस्ट अज्यूम कि एक और झूठ आ गया और अभी आके झूठ बोलेगा और फ्रॉड करेगा और हर तरह से अपना फ़ायदा उठाएगा। तो दैट इज़ वेरी सैड। जो आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। एज अ नेशन, पाकिस्तानी नेशन, मगर एक और चीज़ जो मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से है, जो गज़ा के अंदर हुआ है और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए पिछले साल के रिपोर्ट कार्ड में, लगता है कि जिसका मैंने पहले भी कहा कि बादा है नीम रस अभी, शौक है नारसा अभी, रहने दो खून के सर पे तुम खिश्ते कलीसिया अभी। तो बादा नीम खम में हमारी कम्युनिटी, हमारे बच्चे तैयार नहीं थे सब के लिए, लॉन्ग गेम के लिए। और शौक है नारसा अभी, शौक तो बहुत है, जज्बा तो बहुत है, मगर नारसा है। इट डजंट हैव दैट स्टिंग ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो कि 20 साल बाद चलेगी। तो रहने दो खून के सर पे तुम खिश्ते कलीसिया अभी। तो अभी खिश्ते कलीसिया रहने दो, वेस्टर्न कल्चर के साथ एमैल्गमेट होने दो। और वो रिपोर्ट कार्ड जो है, मगर ये है कि देखेंगे ये जो बच्चे हैं ये अमेरिका में बड़े हुए हैं, इन मेरिट सिस्टम के साथ बड़े हुए हैं और इनकी सोच जो है हमको अब इनको प्रोटेक्ट करना है। अगले 20 सालों में अल्लाह आप सबको लंबी ज़िंदगी दे, मगर 70% लोग जो यहाँ बैठे हुए नहीं होंगे। तो जो बाकी 30% हैं जो कि होंगे, उनको फ़ख्र होना चाहिए कि आज जो गुफ्तगू हुई और हमने ये डिसाइसिव चेंज लेकर आए। क्योंकि ये एक बहुत ही पिछले साल के रिपोर्ट कार्ड के अंदर ये बहुत अहम वाक़या है जो गज़ा में हुआ है और जिस तरह मुस्लिम किड्स ने रिपोर्ट किया। उसके बाद इसको एक और बड़े एंगल पे देखें तो उम्मत मुस्लिमा की परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में वो डिसमेल है, नॉन एग्जिस्टेंट, और दैट्स नॉट गुड। सारी दुनिया ने देख लिया है कितने इनफेक्टिव हैं ये 1.5 अरब लोग जो कि पैदा होकर धरती का बोझ है। तो वो मेरे ख्याल में एक बुरा रिपोर्ट कार्ड है। लास्ट एज अ नेशन, क्योंकि हम पार्ट ऑफ अमेरिकन नेशन है, तो ये एक आखिरी रिपोर्ट कार्ड जो है, जो कि मुश्किल है मगर मेरा ख्याल गलत है, क्योंकि हमको नहीं चाहिए एज अ नेशन कि 2.5 अरब लोगों को या 1.5 अरब लोगों को अपना दुश्मन बना दें और उनकी नस्लें आपके दुश्मन बन जाए। तो ये एक ख़तरनाक चीज़ है। मैं अमेरिकन रिपोर्ट कार्ड को पिछले साल में प्रॉबेबली C+ या C- दूंगा, और उसी की वजह है कि हमारे पास चॉइसेस नहीं रहे लीडरशिप के अंदर। तो जिस तरह के मैंने कहा है, जो भी थोड़े बहुत मेरे फहम फरासत है, मैं ये ट्रेडिशन रखूँगा कि हर ईद मिलन पे आप लोगों को कोशिश करके न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पे आपका रिपोर्ट कार्ड आपके आगे रखूँ, और जिसमें आप लोग अच्छा समझें बुरा समझें तो वो बिल्कुल आपके हवाले। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और चीज़ जो आखिरी है, जो मैंने कहा ताज़ीम का मेयार, तो वो मेरे ख्याल में एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ एज अ कम्युनिटी, जो कि बहुत ही काबिल फ़िक्र है मेरे लिए, अगले 2 सालों में नहीं अगले 20 सालों में। वो जो मैंने कहा है कि हमारे जहन के अंदर ये आ गया है कि जुगतबाज होना कोई बहुत ही हाई लेवल की इंटेलिजेंस है, तो इसको प्लीज़ ख़त्म करें। जुगतबाज होना कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये सिर्फ जुगतबाजी है। तो अच्छे कमेंट पास करना, मजाक उड़ाना, हंसना, इसकी 20 साल बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, ज़ीरो ज़िल्च। अमीन तिरमिज़ी साहब हम में नहीं, कैसर अब्बास साहब हम में नहीं, बखुदा मैंने उनके साथ बहुत टाइम गुजारा है, मुझे उनका एक भी जोक याद नहीं, एक भी हाजिर जवाब याद नहीं। सब आप लोग तो वो, आपको तो वो भी याद नहीं, मुझे उनके शेर याद है, अच्छी बातें याद है, मगर ये बिल्कुल नहीं याद कि 20 साल पहले उन्होंने किस तरह किसी का मजाक उड़ाया था। तो खुदारा इस बात को समझे, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लें, हज़रत अली की मिसाल ले लें। इस्लामी तारीख भरी हुई है लोगों से। इंटेलिजेंस को इससे कंफ्यूज ना करें, हाजिर जवाबी से, और ना ही अपने बच्चों को ये सिखाएं कि भाई वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो हर एक काम डेविड लेटरमैन कोई इंटेलिजेंस की मिसाल नहीं। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, और इन चीज़ों को हो सकता है अगले 2 सालों में आप ना देखें, मगर अगले 20 सालों में अगर आपने यही प्रमोट करते रहे तो आप एक जुगतबाज कम्युनिटी बन जाएंगे, इसमें से मस्खरे पैदा हुआ करेंगे। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है, और मैंने सोचा है कि अगर बशर्ते हयात मैं इसको जारी रखूँगा, हर मिलन पार्टी पे आपको अपना एक रिपोर्ट कार्ड दे दिया करूँगा कि मेरे ख्याल में एज ए कम्युनिटी हमने क्या अचीव की है, क्या खोया है। और उर्दू घर जो है इसको तहजीब, तालीम, तहजीब, तख्लीक, तहकीक के असूलों के तहत बनाया गया है। उर्दू घर को आप कंफ्यूज ना करें कि ये रिटायरमेंट होम है या ये लोग बैठ के अपने बढ़ापा गुजारें, तो इसको उसी पे रखें तो बेहतर है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम ले लिया मैंने, मगर मैंने सोचा था कि मैं अब ये कंटिन्यू करूँगा ये ट्रेडिशन अगले साल से, कि हर दफ़ा मैं आपको एक साल का सिनॉप्सिस दूँगा कि आप लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया। तो बहुत शुक्रिया। नहीं, आपकी नहीं आएगी, आप दो देर से आए, आपकी नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज है और मेरा ताल्लुक एक्चुअली कश्मीर से, इंडिया से है। तो उर्दू के लिहाज से मैंने हाई स्कूल तक उर्दू पढ़ा। माशाल्लाह वालिद काफ़ी अच्छे वो उर्दू के ना वो टीचर भी रहे हैं। तो ड्राइंग मेरी सबसे अच्छी रही है हाई स्कूल तक। तो उर्दू के लिहाज से हमें काफ़ी ताल्लुक है कश्मीरियों का, स्पेशली क्योंकि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक उर्दू ही है। मेरी इब्तदाई तालीम वहीं से अपनी कश्मीर से हुई है, और बाद में मेरा बॉम्बे में नौकरी की वजह से हम लोग, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वो मेरा बैकग्राउंड है। तो ऑलमोस्ट 20 साल से हम लोग यहाँ पे यूएस में रह रहे हैं। तो डैलस मेरा आना जाना रहता है बाइक की वजह से। तो मैं अक्सर मेरी जो जॉब है गवर्नमेंट सेक्टर में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, लॉस एंजल्स मेरा ताल्लुक है अभी। तो दैट्स ऑल अबाउट मी। थैंक यू। आपका पूरा नाम मुकम्मल नाम क्या है? एजाज अहमद डगा। डगा कश्मीरियों के अक्सर जो लास्ट नेम है वो बेस्ड ऑन कल्चरली, जैसे कहते हैं हमारे, तो कश्मीर की अपनी लैंग्वेज भी तो है। जी कश्मीरी हम उसको, और अपना कल्चर, उनके अपने गाने, वो सब भी हैं अपनी जगह। मुकम्मल हमारे काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। हम लोग अल्लामा इकबाल को बहुत पढ़ते हैं कश्मीर में। तो हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी काफ़ी मशहूर है, और अल्लामा इकबाल हमारा एक सबसे बड़ा जो लाइब्रेरी है, अल्लामा इकबाल नाम से ही है। अल्लामा इकबाल कश्मीर के ही थे। हाँ, तो उनका ताल्लुक भी वहीं से था। जैसे नेहरू का, पंडित नेहरू का भी वहीं से ताल्लुक था। तो काफ़ी रिच हिस्ट्री है, ऑलमोस्ट 5000 साल करीबन बोलते हैं। तो कश्मीरी तहजीब में उर्दू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज क्योंकि इस्लामिक लिटरेचर मोस्टली उर्दू में ही है, जो कि हमें कंट्रीब्यूट मिला, जिससे हमें अरबी तो उस तरह से नहीं आती है एज अरबिक लैंग्वेज नोइंग पर्सन, बट उर्दू को हमने एज ए इस्लामिक पर्सपेक्टिव हमें काफ़ी पढ़ा है। अल्लामा इकबाल को या लिटरेचर को, या बहुत सारे मौलाना मौदूदी को भी पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ जो भी। तो कश्मीरी लैंग्वेज का लिखना जो है ना, वो हमारी लैंग्वेज बेसिकली इट्स जो इसका जो मैनस्क्रिप्ट है लिखना, जो उसको शादा बोलते हैं, समथिंग जो क्लोज्ड संस्कृत के हिसाब से लिखते हैं। लेकिन शायद मुगल के दौर से फिर वी स्टार्ट राइटिंग ना, जो उर्दू पर्शियन स्क्रिप्ट जैसे लिखते हैं। तो हम उर्दू को भी कश्मीरी को उर्दू स्क्रिप्ट की तरह लिखते हैं। तो ऐसा है हमारा। आते रहिए अब आप। शुक्रिया। आप यहीं पर हैं, आप एलए में तो नहीं है ना? नहीं, अभी मैं यहीं पर हूँ। और कुछ सवाल? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जनाब आइए आइए।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद खालिद हुसैन है। मेरा ताल्लुक़ जो है वो उत्तर प्रदेश से है। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं मेजॉरिटी वो सब फैज़ाबाद, मानिकपुर, इलाहाबाद। So basically I am from इलाहाबाद। born in कानपुर, लेकिन जब मैं 10 साल का था तो मैं पाकिस्तान माइग्रेट हो गया। तो आई एम पाकिस्तानी एंड वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तानी बाय द वे। लेकिन मेरा ताल्लुक जो मेरे घराने का जो ताल्लुक है वो सब उर्दू स्पीकर से ही है और हमारे यहाँ उर्दू हमेशा बोली जाती रही, लिखी जाती रही, पढ़ी जाती रही। और इसके अलावा शोरा भी पैदा हुए हमारे घराने में। और इसके अलावा मैंने जो तालीम हासिल की वो कराची में ख़ास तौर से पहले मैं उर्दू साइंस कॉलेज में था। मौलवी फजल हक का नाम सबने सुना होगा यकीनन, उन्होंने प्रमोट किया उर्दू को। और फिर मैंने डीजे साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से भी ग्रेजुएशन किया, वहाँ से मैंने मास्टर किया। यहाँ पर मैं अमेरिका में तकरीबन 34 ईयर्स से रहता हूँ। और उर्दू से ताल्लुक़ रखने की वजह से काफ़ी किताबें मेरे घर में मौजूद हैं और उर्दू मैंने बड़ी कोशिश की अपने बच्चों को सिखाने की, लेकिन वो यहाँ बॉर्न हुए हैं और मेरी वाइफ जो है वो चूँकि वो है अमेरिकन, तो उसकी वजह से उनकी मदर टंग जो है वो उर्दू नहीं है, लेकिन वो कोशिश करते हैं उर्दू मुझसे बोलने की। और वो भी बड़ी अक्खड़ तरीके से बड़ी लैंग्वेज में। यहाँ पर अशफाक साहब मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से हैं और इसके अलावा मैं यहाँ सेकंड टाइम आया हूँ और कोशिश मैं करता हूँ। मैंने अभी उर्दू की बहुत सारी किताबें मंगवाई। तो सबसे बड़ी बात जो अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमें अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, मेरा एक जस्ट 2 सेंट्स है जो मैं पेश करना चाहता हूँ। और वो ये कि अक्सर महफिलों में, चाहे वो अरब की महफिलों हों, मुझे अरबी भी आती है, बहकलुगल अरबी फुसा कमान, मैं अरबी पढ़ाता भी हूँ, पढ़ा भी लेता हूँ, ग्रामर भी पढ़ा लेता हूँ, असफ वन्नो पढ़ा लेता हूँ। इसके अलावा मुझे बलागा भी आती है और उर्दू में भी, उर्दू तो मैं पढ़ा ही लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो मैं ये देखता हूँ कि हमारी जो बड़े लोग हैं जैसे कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें और हमें, हमारे यंग फोक्स में बड़ा डिस्कनेक्ट है। तो हाउ वी आर प्रिपेयरिंग अवर ऑफ कमिंग, जो हमारी ऑफ स्प्रिंग है, हम उनको क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराते, है ना, या कोशिश क्यों नहीं करते कि हम उनको उर्दू पढ़ाएं, उनको उर्दू सिखाएं और उनके लिए कोई ऐसा क्लासरूम पैदा करें जिसमें वो उर्दू पढ़ सकें, उर्दू सीख सकें, या उनको कम से कम ऐसी महफिलों में बैठा लें जहाँ उर्दू बोली जा रही हो। क्योंकि सुनना, समझना और फिर राइट करना, जैसे कि अभी हमारे समीर डागा साहब जो कि इनके एजाज डागा के भाई हैं, उनकी बेटी के मुतालिक यही गुफ्तगू हो रही थी। वो माशाअल्लाह अभी उसने कुरान ख़त्म किया है, मेरी प्रोडक्ट है। तो वो यही बात हो रही थी, यही गुफ्तगू हो रही थी कि क्या ये उर्दू लिखना सीख रही है? नहीं, क्योंकि जो चीज़ हम लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, फिर उसको बोलना सीखते हैं, तो वो लैंग्वेज पे आपको महारत हासिल हो जाती है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। तो उसके लिए हमें कोशिश ही करनी चाहिए उर्दू घर के थ्रू या मुख्तलिफ दूसरी जो एवेन्यू आप लोग समझते हैं बेहतर, उसके थ्रू कि हम उन लोगों को कैसे लिखा पढ़ा सकते हैं ताकि वो हमारे चले जाने के बाद फिर वो उसको फ़रोग़ दे सके अपनी नस्लों को भी। तो दैट्स अ बिग चैलेंज बाय द वे। कहना आसान है लेकिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये मेरा आप लोगों से इंट्रोडक्शन है। नवाजिश आप लोगों की बहुत खुशी आते रहिए। शुक्रिया। आज जो मैं बात करूंगा जरा मुख्तलिफ है, पहले इस तरह की शायद बात कभी नहीं हुई। ये फिल्म शोले जो हमारी हिंदुस्तान की मशहूर तरीन फिल्म है शायद हिंदी, उस पे तबसरा क्या था शमा रिसाले का। आपको मालूम है कि ये बिल्कुल आइकॉनिक फिल्म है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म है, शायद सभी ने देखी भी हो। लेकिन शुरू में इसके बड़े खराब रिव्यूज आए थे। एक अंग्रेजी का रिव्यू काफी बरसों से गर्दिश कर रहा है, तो मुझे ये शौक था कि देखूंगा शमा रिसाले ने इसके बारे में क्या लिखा था।
तो वो मैं आपकी इजाजत से ओंकार भाई जी शोले फिल्म के बारे में। शोले फिल्म जो है 15 अगस्त 1975 को आई थी और ये तबसरा शमा रिसाले का अक्टूबर 1975 में शाया हुआ था। अब सुनिए जनाब, ये लिखते हैं, फिल्म साज जेपी सिप्पी और हिदायतकार रमेश सिप्पी की शोले उन फिल्मों में से है जो नुमाइश से पहले जितना ज्यादा तहलका मचाती हैं, नुमाइश के बाद इतना ही कम। मुहूर्त से रिलीज तक ये फिल्म न सिर्फ फिल्म बीनों बल्कि खुद इंडस्ट्री में तस्करे का मौजू बनी रही। फिल्म की पब्लिसिटी में सबसे बड़े सितारे, सबसे बड़ी कहानी जैसे पुरकशिश नारे ने आम फिल्म बीनों के इश्तियाक को हवा दी, लेकिन ये आधा सच था। देखने के बाद फिल्म में बड़े सितारे तो नजर आए, लेकिन बड़ी कहानी कहीं सुराग ना मिला। इसलिए और भी हैं, और इसलिए भी कि फिल्म शोले की बड़ी कहानी आलमी पर्दे फिल्म पर जापानी फिल्म 7 समुराई और हॉलीवुड की फिल्म द मैग्निफिसेंट 7 के रूप में पहले ही पेश की जा चुकी है। और शोले से मिलती जुलती कहानियों पर हिंदुस्तानी फिल्म बीन, मेरा गांव मेरा देश, खोटे सिक्के, चोर मचाए शोर और प्रतिज्ञा जैसी फिल्में पहले ही देख चुके हैं। फिल्म शोले की बड़ी कहानी पुलिस इंस्पेक्टर ठाकुर बलदेव सिंह यानी संजीव कुमार की जवानी के दिनों की कहानी है, जिसके खानदान के 5 अफराद, 2 बेटे, 1 बेटी, 1 बहू और 1 पोता, एक खतरनाक डाकू गब्बर सिंह यानी अमजद खान के हाथों मौत की वादी में जा सोचते हैं। एक बार ठाकुर साहब गब्बर सिंह के हाथ लगे तो उसने इस बहादुर अफर शनाज पुलिस इंस्पेक्टर के दोनों हाथ बाजुओं से काट कर फेंक दिए। कानून के मुहाफिज पर यह इंसानियत सोज हादसा गुजरते रहे। पुलिस इंस्पेक्टर का गांव रामगढ़ बरसों तक डाकुओं के जुल्म और सितम की चक्की में पिसता रहा। लेकिन ये फिल्म शोले की बड़ी कहानी, ब्रैकेट में लिखा है तंजनी, बड़ी कहानी की खास खूबी है कि पुलिस, सेंट्रल रिजर्व फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मुसल्ला अफवाज और कानून इंसाफ के तमाम दरवाजे रामगढ़ पर वालों पर बंद रहे। वो तो ठाकुर साहब के जाती गमों की आग थी और उनकी खुशकिस्मती की मुलाजमत के दौरान उनकी मुलाकात 2 खिलंडरे किस्म के उचक्कों से हो गई। अब ब्रैकेट में लिखा है, मोटरसाइकिल चुरा कर भाग जाना दिलेरों का काम नहीं होता। 2 खिलंडर किस्म के उचक्कों से वीरू यानी धर्मेंद्र और जय अमिताभ बच्चन से हो चुकी थी। और इस बात को जाने दीजिए कि कुछ बरसों बाद ठाकुर साहब के बालों में तो सफेदी छलकने लगी, लेकिन वीरू और जय की जवानी सदाबहार रही। ठाकुर साहब ने डाकुओं को खत्म करने के लिए शराब के आशिक वीरू और माउथ आर्गन बजाने के रसिया जय की खिदमत हासिल की। दोनों रामगढ़ पहुंचे तो वहां गाँव का वाहिद तांगा चलाने वाली बसंती यानी हिमा मालिनी और ठाकुर साहब की बेवा बहू राधा जय बहादुरी उनका दिल बहलाने के लिए पहले से मौजूद थी। वीरू के दिल में दिलचस्पियां बसंती में बढ़ने लगी और जय राधा की तरफ माइल हो गया। मोहब्बत के इस नाटक में वक्फे वक्फे से डाकुओं से मुकाबले भी होते रहे। एक मौके पर डाकुओं ने वीरू और बसंती को गिरफ्तार कर लिया और वीरू के सामने बसंती को कांच के टुकड़ों पर खूब नचाया। फिर ब्रैकेट में लिखा है, बड़ी कहानी की बड़ी खूबी। दूसरी तरफ ठाकुर साहब को अपनी बहू और जय के मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने उनकी शादी कराने का बेड़ा उठाया। लेकिन डाकुओं से एक और मुकाबले में जय मारा गया। जय की मौत के बाद वीरू अंजाम से बेखबर गब्बर सिंह के अड्डे में जा थमका। गब्बर की गोली से वीरू का खात्मा कर सकती थी, लेकिन दोनों ने निहत्ते ही लड़ने का फैसला किया। जबरदस्त क्लाइमेक्स था। इससे पहले कि गब्बर सिंह वीरू के हाथों मारा जाए, ठाकुर साहब ने अन्य मौके पर पहुंचकर क्योंकि अपने जाती और जाती दुश्मन को पैरों से रोने की आरजू बरसों से उनके दिल में थी, ठाकुर साहब ने लहीम शहीम गब्बर सिंह पर लातों और ठोकरों से खूब ताबड़तोड़ हमले किए। अब तक पुलिस भी जा चुकी थी। एक थानेदार साहब ने ठाकुर साहब को कानून हाथ में न लेने का देने की सलाह दी। इस तरह गब्बर सिंह गिरफ्तार हो गया। अजीज तरीन दोस्त की मौत और सारे डाकुओं के खात्मे के बाद पूरी फिल्म में बाकी जिंदगी रामगढ़ में ही गुजारने की बातें करने वाला वीरू पता नहीं क्यों जब ठाकुर साहब से रुखसत होकर कंपार्टमेंट में दाखिल हुआ, उसने वहां बसंती को अपना मुंतजिर पाया। इस कहानी को हकीकत की कसौटी पर परखना समाजी हकीकत का मजाक उड़ाना होगा। वो हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क, ममालिक और कौमें जो आज तक हमारे मुल्क को सांपों, फकीरों और डाकुओं की सरजमीन मानती और कहती आती हैं, फिल्म शोले की कहानी उन्हें एक बहुत बड़ा सबूत फराहम करती है। डाकुओं और लुटेरों ने यूं तो हर दौर में और हकीकते जमीन पर जन्म लिए हैं, लेकिन उनके मुकाबले पर हमेशा कानून के मुहाफिज आए हैं। किसी चोर, किसी उचक्के या किसी हीरो ने इस समाजी बुराई को आज तक खत्म नहीं किया। ये बिला शुबा शोले जैसी फिल्मों का अलमिया है कि यहाँ लफंगे और उठाई गिरों को हीरो बनाकर कानून के बालसी के साथ ऐसा भयानक मजाक किया जाता है। खुद हमारे मुल्क में नामी ग्रामी डाकू या तो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं या उसके हाथों मौत की घाट उतरने
या फिर समाज सुधारने के करने वालों ने उन्हें अन्य राय रास्ते लाए। अगर फिल्म शोले के बड़े फिल्मसाज, बड़े हिदायतकार और बड़े मुसन्निफीन हमें ये कहकर खामोश हो जाए कि ये फिल्म है, इसमें अगर ड्रामा ना हो तो बात नहीं, तो फिर इन मुअज़्ज़िज़ हज़रात से ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर ड्रामे की भी कोई हद होती है। फिल्म शोले के इब्तिदाई मनाजिर में जब डाकू ट्रेन पर हमला करते हैं तो उधर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने वीरू और जय की हथकड़ी चाबी के बजाय पिस्तौल की गोली से क्यों उड़ाई? वीरू और जय मोटरसाइकिल पर करतब क्यों दिखाते रहे? बसंती के तांगे के साथ साइकिल पर वीरू की करतबबाजी क्या तुक थी? बसंती से शादी करने के लिए वीरू ने पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा राय क्यों की? जब तक वीरू और जय ठाकुर साहब के सारे गांव के सामने बुजदिली का ताना दे रहे थे तो उस वक्त सारा गांव खामोश क्यों था? क्या कोई दूसरा कैरेक्टर था ठाकुर साहब की विपता से वाकिफ ना था? एक ताकुब में जब गब्बर सिंह ठाकुर साहब के हाथों पकड़ा गया तो ठाकुर साहब महीनों उसका ताकुब क्यों करते रहे? उन्होंने उधर पिस्तौल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जेल की चार दीवारी में जय और वीरू की उछल कूद और जेलर की जोकर नुमा हरकतें क्या हकीकत है, क्या हकीकत से करीब है? जेल में जहां कैदियों के भरमार थे सिर्फ 6 सिपाही क्यों थे? सुरमा भोपाली यानी जगदीप कहानी का कौन सा कैरेक्टर है? वीरू और जय के पास अंग्रेजों के अहद हुकूमत का सिक्का क्यों मिलता है? वीरू और जय ने गब्बर सिंह की मौजूदगी पर उसका असला धमाके से उड़ा दिया, लेकिन इतने करीबी धमाके के बावजूद गब्बर सिंह के चेहरे या जिस्म पर हल्की सी खराश तक न आई। बसंती के ताकुब के वक्त तांगे की तवील तरीन दौड़ और फिर पहिए का टूटना और उसके बावजूद तांगे की दौड़ जारी रखना क्या मायने रखता है? आखिर गब्बर सिंह के गिरोह में कितने डाकू थे जो फिल्म के पहली रील से मरना शुरू हो गए और फिर आखिर तक इनमें कोई कमी वाकई नहीं हुई? क्या वीरू का मूर्ति के पीछे छुपकर बसंती को बहकाना, गोपी यानी फिल्म गोपी, और जय का भैंसे की पीठ पर सवार होकर राधा के सामने आना मदर इंडिया यानी पुरानी फिल्मों के मनाज़िर के चरबे नहीं? कहानी में तो अनगिनत गलतियां और खामियां हैं। बड़े सितारों के कैरेक्टर भी उतने ही जानदार और हकीकत से करीब नहीं कि लोग इन्हें याद रखें। अब देखिए उनका क्या एनालिसिस है। जय बहादुर अपने खामोश अदाकारी से मुतासिर करती हैं। हिमा मालिनी बसंती का ज्यादा बोलना अच्छा तो लगता है लेकिन अक्सर बनावटी मालूम होता है। धर्मिंदर और अमिताभ के रोल इस हद तक बराबर हैं कि तकरीबन हर मंजर में दोनों एक साथ नजर आते हैं। इस हद तक के सीन में सिर्फ धर्म है तो पस मंजर में अमिताभ भी जरूर दिखाई देता है। मेहनत दोनों ने की लेकिन इसको क्या कीजिए कि दोनों कैरेक्टर बूदे हैं। संजीव कुमार की अदाकारी में ठहराव है लेकिन मकाल में बोलने का अंदाज मुतासर नहीं करता। गब्बर सिंह गंगा जमुना के दिलीप कुमार की नकल में मकाल में अदा करता है। इसके चेहरे पर वो दहशत और करख्तगी भी नहीं तो इसके कैरेक्टर के लिए जरूरी थी। फिल्म के मकाल में खूब है और बात जगह तो बहुत खूब है, लेकिन फिल्म के सबसे कमजोर पहलू आनंद बख्शी के गीत और राहुल देव बर्मन की मौसीकी है। फोटोग्राफी में इस फिल्म की सबसे बड़ी खराब खूबी यह है कि जिसमें कैमरामैन द्वारिका दोवेचा ने बड़ी मेहनत और फनकाराना महारत से काम लिया। बाद मनाजिर तो फिल्म में एक मुद्दत तक याद रखे जाएंगे। फिल्म के एडिटर MS शंडे ने जरा मुस्तैदी और माकूलियत से काम लेते तो 22 रील की जगह 17 रील में ज्यादा तेज रफ्तार, ज्यादा सनसनीखेज और कम उकताने वाली फिल्म हो सकती थी। डाकुओं के ताकुब, घोड़ों की भागदौड़ और ट्रेन पर हमले के रुदात को बहुत कम किया जा सकता था। मौजूदा हालत में फिल्म शोले बहुत बड़े सितारों और बहुत बड़ी कहानी के साथ बनाई जाने वाली कोई गैर मामूली फिल्म तो नहीं कही जा सकती। अलबत्ता बहुत लंबी फिल्म जरूर है जो आंखों को वक्ती तौर पर तो भली मालूम होती है लेकिन जिसमें जहन पर कोई देर पार नक्श छोड़ने वाली कोई बात नहीं। अब ये फिल्म के बारे में है तो अच्छा, ये शमा पाकिस्तान की है या इंडिया की शमा? उसमें अब ये देखिए जिसमें गब्बर सिंह जो मैं समझता हूँ उसने डिफाइन किया है कि डाकू किस तरह होता है, उसमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये जो कोई अच्छा, अगले महीने सलीम जावेद से एक मुलाकात हुई थी तो उस शोर पे बात करते हुए मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ। पहले तो मजे की बात ये है कि ये लिखते हैं कि जावेद का रोजा था। सलीम जावेद बहुत बड़े दहरिए हैं लेकिन लिखा है कि जब मिला है तो जावेद का रोजा था। वो जावेद का रोजा था, वो चुपचाप था। तो वैसे भी सलीम ज्यादा बात करते हैं ना। अब सलीम से उन्होंने पूछा कि आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि शोले फ्लॉप फिल्म है जैसा कि आमतौर से इंडस्ट्री वाले ने इसे कह रहे हैं। उस पर जवाब देते हैं कि हम हरगिज़ से फ्लॉप कहने के लिए तैयार नहीं। इतना जरूर है कि इतनी बड़ी हिट नहीं जितनी हम तब कर रहे थे। जरा हिट जरूर है। हर बड़ी फिल्म के लोग फ्लॉप करार देते हैं, यही हाल शोले का भी हुआ है। आप इसको बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देखिए, हर हफ्ता पिछले हफ्ते से बेहतर है। वैसे जब लोग कहते हैं कि सलीम जावेद की फिल्म शोले फ्लॉप हो गई है तो बुरा नहीं लगता।
बात बुरी जरूर है। अफसोसनाक बात यह है कि मगर खुशी का पहलू यह है कि लोग ये कहते हैं कि सलीम जावेद की शोले, कोई ये नहीं कहता कि धर्मेंद्र की शोले, अमिताभ की शोले, जेपी सिद्दीकी की शोले। यह खुशी का पहलू तो है कि लोग इतनी इज्जत देते हैं कि जिस तरह वो कहते हैं कि महबूब खान की फिल्म, शांताराम की फिल्म को, इसी तरह वो सलीम जावेद की फिल्म कहते हैं। फिर उसे पूछते हैं कि अगर फिल्म में अमिताभ बच्चन की मौत ना होती तो बेहतर था आपके ख्याल में? उसने ये जवाब देते हैं कि अब ये कहना किसी हद तक दुरुस्त हो सकता है। अमिताभ की मौत फिल्मी गलती है, मगर स्क्रिप्ट के लिहाज से वो बिल्कुल सही है। आज अमिताभ बेहद मकबूल है, लोग इसकी मौत को कबूल नहीं करेंगे। जब ये रोल लिखा गया था तब तक अमिताभ इतना मकबूल नहीं था। हमने ये रोल अमिताभ को सुना दिया था और उसने भी इसका इसी तरह कबूल किया था। तो ये बस मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह का। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि पहली बात तो ये कि ये 7 सैमुराई के ऊपर नहीं थी बेस्ड। इट्स अ मूवी कॉल्ड वंस अपॉन अ टाइम इन वेस्ट, उससे चोरी की हुई है ये सारी की सारी, आधी से ज्यादा कहानी उससे चोरी की हुई, पहली बात। और दूसरी बात ये है, जावेद साहब रजिस्टर्ड एथियस्ट हैं, तो उनका तो रोजा हो नहीं सकता। पता नहीं क्यों, ये मरने की बात है, रजिस्टर्ड एथियस्ट। वो हेल्दी फास्ट हुआ, रोजा रखते हैं, फास्ट करते हैं ना, एक दिन हफ्ते में एक दिन, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग। इत्तेफाक की बात है कि इस फिल्म में जो बोली गई है वो है वहाँ की इलाहाबाद के नवाई इलाकों की, जिसे कहते हैं पूर्वीय बोली। जी बिल्कुल। क्या करो तो भैया, नो वंडर शमा has lost all his all दरअसल जया बहादुर का जो कैरेक्टर था वो विधवा थी, बेवा, और वो उसकी लव इंटरेस्ट थी अमिताभ बच्चन की, हालांकि शादी हुई थी, तो वो उसको दोनों को मिला नहीं सकते थे फिल्म के एंड के अंदर, क्योंकि वो विधवा की शादी कोई कबूल नहीं करता, इसलिए अमिताभ को मारना पड़ा। उसको पास ऑन कर दे। नए हज़रात के लिए मैं थोड़ा अपना तारीफ कर दूँ कि मेरा नाम तारिक तौहीद है और मैं यहाँ फ्रिस्को में रहता हूँ और रिटायर्ड पर्सन हूँ। मैं जब दाखिल हुआ था तो बड़े शोला बयान बनकर के आया था, लेकिन डॉक्टर आमिर साहब के कुछ पॉइंट्स ने मुझे बिल्कुल ठंडा कर दिया, सोच में बिल्कुल तब्दीली कर दी। वाकई इनकी जो लम्हे फ़िक्रिया वो हम सब की फ़िक्रिया है और इसको बहुत ही संजीदगी से लेना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ खड़े हैं और हमारा मुस्तकबिल क्या है और हमारे इसके अंदर क्या ताउन या कोशिश हो सकती है। ये हम लोगों को मिल के ये बात करनी चाहिए और इसके लिए कोई एक मुख्तार नहीं चाहिए। आगे चलते हैं कि आज का प्रोग्राम जो था वो ईद मिलन था और उर्दू घर भी था, तो इस सिलसिले में एक तैयारी करके आया था कि कुछ उर्दू के अल्फाज थे कि उसको लेकर उस पर चलूँगा, कुछ बात करूँगा, तो उसको तो मैं समझ लेता हूँ, इसलिए कि इस वक्त मुनासिब नहीं कि हमारे बहुत से भाई लोग यहाँ बैठे हैं जो अपने अपने ख़ैरात इज़हार करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह किसी और मौके पे। लेकिन हाँ, ईद के मौके के ऊपर में 1-2-4 शेर है वो जो मैं इंतखाब करके आप लोगों को लाया हूँ, वो मैं सुना देता हूँ। लेकिन महफिल में जो आज की महफिल, इसमें थोड़ा सा मजाक भी होना चाहिए, थोड़ा तंज भी होना चाहिए, थोड़ी सी खूबसूरती मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन हम बहुत उम्मीद कर रहे थे कि हसीन भाई कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे कि आज लोग हंस के परेशान हो जाते। हसीन भाई ने उसको भी न बहरहाल लोग ईद की फिल्म भी तो देखी जाती है। बहरहाल बिस्मिल्लाह कहते हैं, ईद है आज अपनी भी ईद होती, हमको अगर मुयस्सरे जाना की दीद होती। हमने तुझे देखा नहीं, क्या ईद मनाए, जिसने तुझे देखा हो उसे ईद मुबारक। ईद आई तुम ना आए, क्या मजा है ईद का, ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का। आज यारों को मुबारक हो कि सुबह ईद है, राग है, मैं है, चमन है, दिल रहा बेदीद है, दिल रहा बेदीद है। अच्छा भाई, आखिर में एक सुनाया था कि ईद पर
मशहूर हैं दोनों मियाँ बीवी, हम्म। एक खरीदारी से पहले, एक खरीदारी के बाद। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत खूब, बहुत खूब। अब आगे आइए जनाब। और क्या भी भाई आपकी देवी है, क्या भी बोले, वो भी आपकी देवी। ये कहलवाना चाह रहे कि चौधरी के पास सब कुछ है मगर पजामा आपके साथ मेरा ये मजाक चल रहा है। एक शेर है, शायद समराइज कर जाए, जो आमिर सुलेमान साहब कह रहे थे कि इतना जामे नहीं है मगर मेरा अपना शेर है। उन किनारों के बीच खाक है अब, उन किनारों के बीच खाक है अब, जिनके दरिया भटक गए थे कहीं। बहुत ये जो आ रहे हैं नई पौध हमारे पास, ये एकदम ही नहीं हुआ है। ये बोलते हैं ना कि वक्त करता है कमर उसका है अजमेरी का, वक्त करता है परवरिश बरसों, हाथ से एकदम नहीं होता। तो ये उन किनारों के बीच खाक है अब, जिनके दरिया भटक गए थे कहीं। ये हर चीज इंटरडिपेंडेंट है, लाजिम और मलजूम। कुछ भी कोई नहीं सहारे बगैर, कुछ भी कोई नहीं सहारे बगैर, कोई दरिया नहीं किनारे बगैर। कुछ भी कोई नहीं, कुछ भी कोई नहीं सहारे बगैर, कोई दरिया नहीं किनारे बगैर। तो अगर हम किनारा नहीं बनेंगे तो ये सैलाब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। आप हम लोगों को ये है कि लम्हा फिक्रिया तो है मगर व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कहें तो एक गज़ल है जो कि खालिद ख्वाजा ने मेरे लिए मेरे नाम से डाली, तो अगर कहीं मिल गई तो वो सुना देता हूँ और उसके बाद आपसे इजाज़त दूंगा कि मुझ में गर वस्फ़ आशिकी कम है, मुझ में गर वस्फ़ आशिकी कम है, तो क्या सूरज में रोशनी कम है? मुझ में गर वस्फ़ आशिकी कम है, तो क्या सूरज में रोशनी कम है? इश्क तकमील तक ना पहुंचेगा, इश्क तकमील तक ना पहुंचेगा, इश्क करने को जिंदगी कम है। इश्क तकमील तक ना पहुंचेगा, इश्क करने को जिंदगी कम है। उनको पाने की मुमकिना सूरत, उनको पाने की मुमकिना सूरत। अब ये इसको आप देख लें इस तारे के तौर पे कि हमारे जो गोल हैं, हमारे जो आजकल नाउम्मीदी जो फैली हुई है दुनिया भर में पाकिस्तानियों के अंदर, उनको पाने की मुमकिना सूरत कल जो कम थी वो आज भी कम है। उनको पाने की मुमकिना सूरत कल जो कम थी वो आज भी कम है। नेकियां अपनी अपने पास रखो, नेकियां अपनी अपने पास रखो, पहले दरिया में गंदगी कम है। क्या कहने भाई, एक बार फिर क्या कहते, फिर से सुनिए, छक्का मार के जा रहे हो फिर से उन किनारों के बीच खाक है, बहुत अच्छा जी, फिर उन किनारों के बीच खाक है अब, वाह, जिनके दरिया भटक गए थे कहीं। नेकियां अपनी अपने पास रखो, और क्वालिटी ऑफ नेकियों की बात हो रही है। नेकियां अपनी अपने पास रखो,
पहले दरिया में गंदगी कम है। भाई इतना भारी भरकम शेर है ये कि 2 फोनों के बीच में आ रहा है। एक सर एक फोन पे दूसरा नहीं, बहुत ये मुश्किलें तो पड़ती हैं, इसका हाल यही है। चलिए, और कुछ अगर इससे ज़्यादा अगर कोई अपनी अगर आप हुक्म करें तो गजल सुना दूं, नहीं तो कोई बात जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। मेरे 20 मिनट या 10 मिनट तो हुए हैं अभी तक। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं हुए, अभी तो 5 हुए हैं। यू हैव अ गुड 5-7 मिनट्स। ये गजल मैं कभी सुनाता नहीं हूँ लोगों को, मगर अब मैं आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ। थोड़ी सी डिफरेंट है, सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मैं भी शायर हूँ, लोग मानते नहीं। आप मुस्तनद है। मुस्तनद क्या है? मुस्तनद मुस्तनद है, मैंने फरमाया हुआ। बताने की जरूरत नहीं मुस्तनद तो वो फॉर्म 47 वाले भी हैं मुस्तनद है, मैंने फरमाया हुआ। पाकिस्तान में। ये एक मेरी गजल है, मैं शायद कभी मुशायरे में पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे का माहौल ही कुछ और होता है। मैंने कहा अपने ये अहले सुखान बैठे हैं यहाँ पे समझने वाले, वैसे भी धनक निशिस्त है। तुम ना गुजरे डॉक्टर साहब, तुम न गुजरे इधर से पहले कभी, तुम न गुजरे इधर से पहले कभी। जो हालत हम लोग देख रहे हैं, हम सभी बैठे हैं। तुम न गुजरे इधर से पहले कभी, मैं महल था खंडर से पहले कभी। हम सब महल थे खंडर से पहले कभी। तुम न गुजरे इधर से पहले कभी, भाई मैं महल था खंडर से पहले कभी। खाक का ढेर जो धरा है यहाँ, खाक का ढेर जो धरा है यहाँ, आशियां था शरर से पहले कभी। खाक का ढेर जो यहाँ है धरा है यहाँ, आशियां था शरर से पहले कभी। अपनी भी एक जगह सुकूनत थी, हालते दर बदर से पहले कभी। अपनी भी एक जगह सुकूनत थी। हम इंडिया से चले पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अमेरिका गए, अब यहाँ का पता नहीं। अपनी भी एक जगह सुकूनत थी, हालते दर बदर से पहले कभी। इतनी हलचल न थी कभी दिल में, ये तवज्जुल का शेर है। इतनी हलचल न थी कभी दिल में, आपकी उस नजर से पहले कभी। आप पहली नजर ही डाला करें, दूसरी जानलेवा होती है। इतनी हलचल न थी कभी दिल में, आपकी उस नजर से पहले कभी। और खुशो खुर्रम थे खूब हम मसऊद, वक्त की बदनजर से पहले कभी। मैं तो समझा था आज भूल गए हैं शायद आपके नहीं भूले नहीं आप। जी, आपको कैसे भूल जाए? हमें तरतीब भूल गई कि लेट कैसे कैसे लोग आए हैं। जी जी, वो तो जरूरी है। क्या कहना है क्या बात की है जनाब। कभी बोलना भी जरूरी होता है, ये भी तो जरूरी है। तो दो नए दोस्त आए, उनके लिए तारुफ के तौर पर, मेरा नाम हमीद शेख है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मैं यहाँ मुकीम 3 साल से। तो एक नज़्म जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये बेसिकली ये अमजद के लिए इज़हार अकीदत के तौर पर है, क्योंकि उनकी काफ़ी नज़में जो हैं वो मोहब्बत से मंसूब हैं, बल्कि मोहब्बत के मौजू पे हैं। तो चूँकि ये भी मौजू उसी नेचर का है, उसी यानी ज़मीन में है उनकी, तो वो आप इसलिए मैं उनके नाम मंसूब करता हूँ। मोहब्बत जलवागर है खुश नज़र आसार की सूरत, मोहब्बत जलवागर है खुश नज़र आसार की सूरत, हर एक मजहर है इसका पुर असर तरियात की सूरत, कहीं पाकीज़ा जज्बों से मुज़य्यन ढाल की सूरत, दुआ है जिसका खासा और रोज़ो शब, जो बच्चों के लिए सरगर्दां है ऐसी माँ की सूरत, मुशफ़िक़ बाप की सूरत,
अजीज़ो अकरबा में दायमी ईसार की सूरत, मोहब्बत जलवागर है दोस्तों में दिल गिरफ्ता प्यार की सूरत, गमखार की सूरत, दिलदार की सूरत, ज़बानो दिल के बाहमी इकरार की सूरत, ताल्लुक में तसलसल से भरे इसरार की सूरत। मोहब्बत जलवागर है लुत्फ की सूरत, कुछ अपनी ज़ात से आगे बनी इंसान की सूरत, क्या बात, हसी जज्बों की सूरत, बेगरज एहसान की सूरत, खफी खिदमत की सूरत, सकून सामान की सूरत, भले इम्कान की सूरत। मोहब्बत जलवागर है फिक्र आला शान की सूरत, सितम को दूर करने की नुमायां सोच की सूरत, फ़रोग़ इल्म की सूरत, निशाने राह की सूरत, नए पैगाम की सूरत। मोहब्बत जलवागर है मर्दो ज़न के बाहमी मेलान की सूरत, बरस में आदमो हवा दवामी प्यार की सूरत, बताई दे खुदा इकरार की सूरत, फ़रोग़ नस्ल इंसान के हसी ईजाद की सूरत, वहीं सूरत वहाँ सूरत, निज़ाम ज़ीस्त की तकमील की सूरत। मोहब्बत जलवागर है दिगर रिश्तों से बढ़कर एक नए असलूब की सूरत, नए ईकान की सूरत, खुदा से इश्क की सूरत, यकीन ईमान की सूरत। मोहब्बत जलवागर है सरनिगूं अशजार की सूरत, सलीके और तरीके से रवां आसार की सूरत, सनाए एज़दी करती हुई मखलूक की सूरत, हमा अतराफ हर सू सरनिगूं इंसान की सूरत। मोहब्बत जलवागर है नौ इंसान से मोहब्बत प्यार की सूरत, खुदा से इश्क की सूरत, अज़ल के अहद की सूरत, अलस्त इकरार की सूरत। मोहब्बत जलवागर है खल्क़ो इंसान में उभरते प्यार की सूरत। मोहब्बत दायमी है खुश नज़र आफाक की सूरत, इलाजे रूह जाना के लिए तरियाक की सूरत। मोहब्बत को अमर कीजिए खुदा से इश्क की सूरत, इसे फैलाइए खल्क़े खुदा में नूर की सूरत, इसे फैलाइए खल्क़े खुदा में नूर की सूरत, नई सुबह की सूरत, मुनव्वर शाम की सूरत, नए पैगाम की सूरत। मेहमान जो आए हैं मैं कुछ ज्यादा तैयारी नहीं करके आई, लेकिन एक छोटी सी एक चीज थी मेरे पास, मुझे अच्छी लगी। पता नहीं इसको आप जुगतबाजी कहेंगे या कुछ असली है, मैं तो शायद नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम। किसी दिन जब टाइम मिलेगा हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि पूरी तरह से डिफाइन करें जुगतबाजी होती क्या है। जी बिल्कुल, नॉलेज तो अच्छी है। तो मेरा नाम ज़किया है, मैं डैलस में हूँ 10-12 साल से, उससे पहले वेस्ट टेक्सास में थी। आती रहती हूँ अब तो यहाँ, कुछ लोग तो पहचानते हैं। एक बात जो आप कह रहे थे कि जो हमको फ़िक्र का लम्हा है हमारे लिए, तो मैंने उर्दू पढ़ानी शुरू की हुई है। मैं जूम पे पढ़ाती हूँ उर्दू लैंग्वेज। मेरे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट एज ग्रुप के होते हैं थ्रू आउट US। 10-12 साल के एज के भी हैं और मतलब मोर देन 30 इयर्स के भी हैं। तो जो भी पढ़ना चाहे, देयर इज़ नो एज लिमिट ऑब्वियसली। तो मैं उसका किसी वक्त फ्लायर भी शेयर कर दूंगी इस ग्रुप में, अगर इजाज़त होगी एडमिन की। तो ये जो मैंने आज निकाला था छोटा सा, क्योंकि धनक नशिश थी तो मैंने कहा इसको पढ़ दूंगी। इसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़ के वो भी कहाँ अब पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। आखिर किस दिन डूबूंगा मैं फिक्रें करते करते, और डूबूंगा मैं, आखिर किस दिन डूबूंगा मैं फिक्रें करते हैं, दरिया वरिया किश्ती विश्ती
लंगर वंगर सब। क्या कहने। इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं, सागर वागर मंजर वंजर जौहर वौहर सब। क्या कहने। तुलसी ने जो लिखा अब कुछ बदला बदला है, रावण वावन लंका वंका बंदर वंदर सब। ये शेर मैंने नहीं सुना था पहले। आपने सुना भाई? ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं शेर। ये इसको शायद जान के उम्मीद कर देते हैं। हाँ, दोबारा सुनाइए ये शेर। तुलसी ने जो लिखा अब कुछ बदला बदला है, रावण वावन लंका वंका बंदर वंदर सब। वाह। चमन दुख के बासी हैं, दर्द शहर के बानी हैं, ये मोहसिन मोहसिन गालिब वालिब सागर वागर सब। ये भी नहीं सुना था पहले। दोबारा पढ़िए। चमन दुख के बासी हैं, दर्द शहर के बानी हैं, ये मोहसिन मोहसिन गालिब वालिब सागर वागर सब। तो ये था। तो दूसरे मुझे एक छोटी सी सजेशन ये देनी थी कि जिस तरह हम लोग यहाँ जमा होते हैं संडेज को, और हम सब ओवर 50 हैं, तो व्हाई नॉट वी कैन ब्रिंग आवर यंग जनरेशन। तो कोई अगर हम महीने में ऐसी वो रखें महफिल जिसमें एटलीस्ट अपने ग्रैंड किड्स को तो पकड़ के ला सकते हैं। अपने बच्चे तो शायद उनकी मसरूफियात होती हैं, यही तो दिन मिलता है ग्रोसरी का और घर के कामों का। मेरे ख्याल में आप हर हफ्ते ला सकते हैं, ला सकते तो हैं, हम उनको टीच करेंगे। लेकिन जैसे ये कि उनके इंटरेस्ट की भी कोई चीज हो, उसमें कहानियां सुनाए, उसका इंतजाम किया जाएगा अगर आएंगे बच्चे। तो ये मेरी एक छोटी सी सजेशन थी कि इसको ऐड किया जा सकता है कि ग्रैंड किड्स का एक डे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि बच्चे अपने सुना रहे हैं, म्यूजिक सुना रहे हैं, उनको एंटरटेन करना चाहूंगा इस मौजूद पे। विशेष भाई कुछ कह रहे हैं। मैंने बहुत पहले दरखास्त की थी आप उर्दू घर में ही कि बच्चों का मुशायरा एक ड्रामा स्टेज किया जाए, और इस सिलसिले में काफी सर्विसेज मैंने भी कि मैं हाजिर हूँ इस खिदमत के लिए। आपकी बात, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बच्चों के इंटरेस्ट की चीज होगी तो। दूसरी तरफ हमें सिर्फ ये सोचना है कि दूसरी जुबानें कैसे हम पर हावी हुई, वो हमें हेरोइक सिचुएशन जो है कि आप उर्दू इंग्लिश बोलना हमारे लिए एक प्राइड का जरिया है। मेरे बचपन में अच्छी उर्दू बोलना एक फख्र की बात थी। मेरे वालिदैन पंजाब से थे, मैं कराची की पैदा अब भी है जी। तो वो मगर वो वहाँ उस शहर में ये जरूर था कि अच्छे महसूस करना है कि मैं पढ़ा लिखा बच्चा हूँ तो मुझे अच्छी उर्दू बोलनी चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो आज भी ये बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हुए आप जैसे असातिज़ा जो है इस सिलसिले में हमें और अच्छा गाइड कर सकते हैं। और इंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारे माशाल्लाह लोग बैठे हुए, मसूद भाई है, अपने तो कोई बात नहीं, मेरा नाम आमतौर पर भूल जाते हैं। उमर का अंदाजा है, ये उमर का ओमकार। मेरा नाम सालेहा है और सलमान भाई वेलकम। मेरे लेट हस्बैंड पैसे पास यहाँ पर आते थे, और उनको घर से बहुत उनको मोहब्बत और बहुत ज़्यादा उनको लगाव था। उन्होंने अपना कलाम भी पेश करते थे। तो मैंने पहले तो मैं आपको उर्दू घर अगर फ्रेम करवा सके, मैंने ख़ास तौर पे मंगवाया है आपके लिए, क्योंकि आप लोग इतनी खिदमत कर रहे हैं उर्दू की। इट्स लाइक क्या बात, वाह क्या बात। एक कॉर्नर मुझे दे ताकि सब देख सकें। उल्टा है नहीं, उधर सही है, उधर भी नहीं है। ऐसे इस तरह है कि दोनों तरफ ही से ऐसे बैनर टाइप का होता है। अच्छा, दोनों तरफ जी ऐसे बैनर टाइप। तो इसको वर्टिकल आएगा ये ना, ये वर्टिकल आएगा ये। ऐसे बहुत है, बहुत ये साबित करता है गालिब से मेरी दोस्ती थी। मेरा नाम उन्होंने लिखा उसमें। गालिब का शेर नहीं है। मैं भी सोच रहा था कि कमाल करते हो गालिब का, डिक्शन ही नहीं है। मगर बहुत शुक्रिया, आपने अपनी सारी ये कैसर वास भाई की किताबें उर्दू घर की लाइब्रेरी में follow up on Zakia's suggestion.
आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप उनको तो पता ही है ज़्यादा मेरे से कि उर्दू के बहुत सारे जो शोरा हैं उनके इंग्लिश में ट्रांसलेटेड पोइट्री भी है और कहानियाँ भी हैं छोटी। तो आप उन बच्चों को लगा दें, ये गूगल पे सर्च करके लाएं कि आज फैज़ का वो है तो तलाश करो और आके पढ़ो। हम एक आप लोग उर्दू में पढ़ें और फिर वो बच्चा जवान बच्चा बच्ची इंग्लिश में पढ़े तो उनको फिर ये होगा कि उर्दू वॉज अ ग्रेट लैंग्वेज और इट वॉज ट्रांसलेटेड इन दिस लैंग्वेजेस। तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशनल हो। यहाँ के बच्चे ज़रा रिसर्च पे जोर देते हैं। मैंने भी 15 साल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है जी, अल्लाह का शुक्र। और वुमेन स्टडीज़ का तो बहुत सारी जो यहाँ की यंग जनरेशन में देखती हूँ जो फेमिनिस्ट कहती हैं अपने आप को, तो हम लोग परवीन शाकिर को ला सकते हैं, ज़ोहरा निगाह को ला सकते हैं और उनकी जो ट्रांसलेटेड वर्जन है और वी कैन ट्रांसलेट फॉर देम राइट देयर कि दिस इज़ व्हाट शी वाज एक्सप्रेसिंग। तो वो सिर्फ वो स्टेरियोटिपिकल वो नहीं रह जाएगा कि बस सिर्फ मध्य शायरी करते हैं और औरत को ज़बान नहीं दी गई। तो इस तरह की हम लोग रिवाइटलाइज कर सकते हैं। और फिर आखिरी बात ये कि कैसर अपने इंतकाल से 2 दिन पहले उन्होंने अपनी आखिरी किताब ख़त्म की थी जो उम्मीद सहर की बात उसकी टाइटल है और आई एम ट्राइंग टू गेट इट प्रिंटेड। इस वक्त मेरा ख्याल है कल परसों जा रही है पाकिस्तान में प्रिंटिंग के लिए और उसके बाद वो यहाँ आएगी। और मैं चाहती हूँ, दिस इज़ एन आइडिया टू किल 2 birds with 1 stone के उर्दू घर को रिवाइटलाइज करने के लिए मैं चाहती हूँ कि उर्दू घर जो है उनकी किताब की रोनुमाई कराएंगे एंड वी विल हैव अ बिग इवेंट जिसमें उर्दू घर को भी इंटरनेशनल को भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ना सिर्फ मेरे बच्चों के बल्कि और भी यंगस्टर्स को हम बुलाएंगे कि ऐसे होती है, ऐसे किताब लिखी जाती है उर्दू में, ऐसी रोनुमाई होती है, ऐसे लोग पढ़ते हैं उनका कलाम। और फिर सारा हम लोग आई विल वर्क विद सलमान भाई बिकॉज ही नोज कैसर वेरी वेल। जब हम डेंटन में थे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास में तो वी हैव बीन टू योर होम एंड मेरे बच्चे भी छोटे थे। तो अब हम इस तरह की अगर आप प्रोग्रामिंग लाएंगे और वेन्यू आप तलाश कर लें, पीपल हमारी जनरेशन और दूसरी जनरेशन दे आर विलिंग टू गिव यू फंड्स टू रेंट स्मॉल क्रिस्टल हॉल या कोई ऐसा इवेंट हॉल है जी हाँ, इवेंट हॉल में तो हम लोग रिवाइटलाइज कर सकते हैं इसको। आपकी लोकेशन जो है वो एक बॉटल नेक है यहाँ पर, क्योंकि कई ख़वातीन आना चाहती हैं। मैं जब उनसे पूछती मुझे तो ज़किया ले आई, लेकिन वो आ नहीं सकती और दे हैव वेरी गुड टेस्ट और वो काफ़ी अच्छे उनके घर में मुशायरे होते थे और वो आना चाहती हैं। तो अगर आप इसको इसी तरह मैनेज कर सकें, We can give rides if anybody is interested. हाँ, तो आप ये कर सकते हैं कि कारपूल हो रहा है तो आई थिंक वी विल वर्क विद यू टू रिवाइटलाइज उर्दू, क्योंकि बहुत एक मिशन है, इसको आप मिशन समझें। गैदरिंग तो होती है बट इट्स अ मिशन, क्योंकि हमारी जनरेशन लास्ट जनरेशन है जो इसको जो हमें पास्ट को भी जानती है और करंट हम भी पोइट्स पे नज़र रख रहे हैं, लेकिन इसके बाद कोई ट्रांसफ़र करने वाला नहीं होगा। तो इसलिए हमें तरह तरह के क्रिएटिव वे सोचने होंगे कि हाउ टू मेक उर्दू मोर अंडरस्टैंडेबल और बच्चों को उनकी ज़बान में उनके लेवल पर आके हमें पढ़ाना पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साहिब भाई ने राइट ये है कि अगर किसी को राइट चाहिए तो वो अपने साहब को बता दें, हस्ती साहब उस पर कर देंगे, क्योंकि हम लोग तो उस पर एडवर्टाइज कर नहीं सकते दूसरी चीज़ें अदर देन जो उर्दू का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजल शाहिद खान है। कुछ लोग से मेरा तारुफ हुआ था 1-2 पिछली नशिस्त में, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं टैंपा फ्लोरिडा से मैं मूव हुआ हूँ और मेरे देरीना साथी वहाँ के मुशायरे करते थे, शेख साहब, एजाज शेख साहब से आज मुलाकात हुई है। सारा फ्लोरिडा यहाँ मूव तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उर्दू घर के बारे में मुझे तारुफ अशफाक भाई ने कराया, तो बड़ी खुशी हो रही है। 3 साल से मैं इधर हूँ और कोई 35 साल से अमेरिका में फ्लोरिडा से यहाँ है। और मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन सब लोगों ने ज़्यादातर उस बारे में बात कर दी, मैं ज़्यादा दोहराना नहीं चाहता। लेकिन जो आप लोगों की थिंकिंग है नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बड़ी अच्छी है और मैं भी यही कहना चाहता कि उनको किसी तरह इन्वॉल्व करना चाहिए। और मेरी जो शायरी और अदब में आने की वजह है वो मेरी वालदा ही थी। वो मुझे कराची में अपने साथ मुशायरों में ले जाती थी और मैं इधर 25-30 साल से हूँ, लेकिन उन्हीं की वजह से मुझ में ये जुस्तजू आई।
तो मेरे 2 नेफ्यू, एक कैनेडियन बॉर्न है और एक USA बॉर्न, वो दोनों ने खुद से मुझे 2 वीक पहले कहा कि मैं आपकी महफिल में आना चाहता हूँ। क्या बात। और वो लोग दोनों जो हैं इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है आप लोग इस बारे में सोच रहे हैं। हमको आगे की जनरेशन के लिए भी इसको आगे करना है फॉलो, तो बड़ी अच्छी बात है। आज की महफिल के हिसाब से मैं यहाँ पे ज़्यादातर लोग माशाल्लाह 20-25 साल से हैं, तो उसकी नस्बत से मेरी सबसे पहली उर्दू एक नज़म है और एजाज भाई मेरे उस्तादों में से हैं, इनकी मादत के साथ हल्की फुल्की शायरी करता हूँ, तो वो सुनाता हूँ। इसका उन्वान है मिट्टी वतन की। कि हजारों मील के फासलों के साथ मन के गोशे गोशे में जो बसी है, वो सोहनी सोहनी सी महकती खुशबू मेरे वतन की मिट्टी की है, वो मेरे वतन की मिट्टी। हजारों मील के फासलों के साथ मन के गोशे गोशे में जो बसी है, वो मेरे वतन की मिट्टी है, वो मेरे वतन। निकले थे वतन से इस अज़्म के साथ, लेकर इल्म फन की दौलत एक दिन, बनाएंगे वतन को ऐसा गुलस्तान, सजाएंगे इसमें इल्म फन की कहकशां। निकले थे वतन से इस अज़्म के साथ, लेकर इल्म फन की दौलत एक दिन, बनाएंगे वतन को ऐसा गुलस्तान, सजाएंगे उसमें इल्म फन की कहकशां। लेकिन परदेश की हवाओं ने ऐसा छुपा लिया, चमक दमक ने ऐसा नशा दिया, वतन का ख्याल तक भुला दिया, वतन का ख्याल तक भुला दिया। आगे क्या हुआ कि मसलों में फिर ऐसा फंसते गए, महल दर महल बनते गए, दलदल में और धंसते गए, और दरवाजा वापसी का खुद बंद करते गए, दरवाजा वापसी का खुद बंद करते गए। काश वक्त को थाम कर हम जाग जाएं, प्यारों को अपने हम ये बताएं, वतन के कितने एहसान समझाएं, वतन की मिट्टी का कर्ज फिर निभाएं, वतन की मिट्टी का कर्ज फिर निभाएं। और कितना आसान था वतन को छोड़ कर आना, शाहिद एक ख्वाब सा बन गया है अब लौट के जाना। हजारों मील के फासलों के साथ मन के गोशे गोशे में जो बसी, वो सोहनी सोहनी सी महकती खुशबू मेरे वतन की मिट्टी की है, वो मेरे वतन की मिट्टी। क्या बात, अगर इजाजत है तो एक और मेरी मशहूर नज़म है जो लोगों ने पसंद की, आपने पहले सुनी भी है। जी जी, तो वो हाजिर है। इसका उन्वान है आईने से तकरार। कि आईना नहीं पहचान है, इसमें छुपी हुई दास्तान है। मैं जब भी इसके सामने आता हूँ तो कितना मोहतात हो जाता हूँ। ये आईना नहीं पहचान है, इसमें छुपी हुई दास्तान है। मैं जब भी इसके सामने आता हूँ तो कितना मोहतात हो जाता हूँ। बात बात पे मुस्कुराता हूँ, बहुत बाइखलाक बन जाता हूँ। फिर सोचता हूँ ये मेरा चेहरा पड़ता होगा, मुझको समझने की जुस्तजू करता होगा, मेरे अंदर उतरता होगा, मेरे ज़मीर को परखता होगा। तो मैं इसके सामने से जाने लगता हूँ, अपना आप छुपाने लगता हूँ, इससे आँख चुराने लगता हूँ। मेरी सदा पे ये मुस्कुराता है, बहुत प्यार से बुलाता है, गुजरे हुए माजी के कुछ औराक दिखाता है। कितने दिल दुखाए, कितने वादे निभाए, कितने जख्म लगाए, सब गिनाता है। मुझे मेरी औकात बताता है। मेरा साथी, मेरा हमदम, मेरा दोस्त है ये आईना, किसी मतलब किसी गर्ज से बेलौस से ये आईना। सरे आईना मेरा रूप सजाता है, पसे आईना मेरा असल छुपाता है। ये आईना नहीं पहचान, इसमें छुपी हुई दास्तान। मुझे कुछ खास नहीं कहना, सिर्फ एक बात सजेशन देनी है, खास तौर पे ये उर्दू से मुताल्लिक कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो उर्दू पढ़ते नहीं हैं, उनको उसकी वर्डिंग नहीं आती, लेकिन घरों में हम उर्दू बोलते हैं तो वो उर्दू बोल लेते हैं, मोस्टली बोलते हैं। कुछ रहे हैं बच्चे जो नहीं बोल पाते, जो घर में लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, उनके यहाँ प्रॉब्लम है। क्यों ना हम में से कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हों जो ये किताबें हैं इनको इंग्लिश उसमें लिखना शुरू कर दें। इंग्लिश में ना लिखें, इंग्लिश क्या उसको क्या बोला जाएगा, ट्रांसलिटरेट, यानी कि मेरा नाम ये है तो वो MERA, इस तरीके से अगर हम रोमन इंग्लिश, रोमन इंग्लिश, फिर आप ऐसे ना करें, आप ऐसे बजा था आपने। तो उस तरह से उससे ये होगा कि कम से कम ये बच्चे हमारे आगे चल के इन किताबों को पढ़ लेंगे, वरना ये किताबें यहाँ से फिर रद्दी में जाएंगी, क्योंकि हम सब तो खिसकने वाले हैं यहाँ से नंबर 1 by 1। तो उनको ये किताबें कौन पढ़ाए? बहुत अच्छा पॉइंट है। तो हमें कम से कम इन्हीं किताबों को इंग्लिश कसम लिखना। मेरा सिर्फ एक छोटी सी बात।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम मुनीर अहमद खान है और मैं यहाँ पर 1 साल से रजिस्टर क्लब का मेंबर हूँ माशाल्लाह से, और बड़ा ही फ़ायदा हुआ। अच्छा, मैं भी कुछ ये कहना चाहता हूँ। मैं अभी के आप इनका नाम अभी जो गए थे अशफाक भाई से इख्तलाफ करता हूँ। पहले भी मैंने ये कहा था कि अगर आप उर्दू को, रोमन उर्दू को राइज कर देंगे तो उर्दू जो रही सही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब मेरा अपना एक सोच है। दूसरे बच्चों को इन्वॉल्व करने के हवाले से ये है कि हमको आज सोचना पड़ेगा कि जैसे अभी फजल भाई ने कहा कि 2 बच्चों को ये लेकर आ रहे थे, तो आपको लेकर आना चाहिए था हमको। आज वो थोड़ा तो अच्छा, मगर ये कि हमको कोई ऐसा, जैसे मेरा बेटा आज कह रहा था अबू मैं आपके साथ चलूँगा, मगर मैं जब गया तो कह रहा अबू मैं नींद आ रही है, मैं तो वो तो सो रहा था पड़ा हुआ। तो 11:30 का टाइम जो है ना, संडे के दिन जो है ना, बच्चे जो है ना, वो तो हमारे बच्चे अगर छुट्टी होती है तो नहीं उठते हैं मतलब। तो इसमें टाइम में फ़र्क पड़ना पड़ेगा कि मतलब आप किसी तरह से, क्योंकि उनके और उनका इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से। दूसरे ये कि एक जो सजेशन है मेरा कि इसके बच्चों को में उर्दू का शौक़ पैदा करने के लिए सबसे पहले जो हमने हमारी वालदा करा करती थी कि सोते वक्त बच्चों को उर्दू में कहानी सुनाती थी। मैं कहानी सुनाता था अपने बच्चों को, मेरी वालदा मेरे बच्चों को सुनाती थी, और वो कहानियाँ आज भी मुझे याद हैं। तो इस चीज़ को अगर हम जब तक राइज नहीं करेंगे, बच्चे कभी राग़िब नहीं होंगे उस तरफ। अब जब मेरी पोती है, रोज़ाना मेरे पास आती है, वो दादा टेल मी, अंग्रेजी बात कर रही, टेल मी स्टोरी। तो मैं उसको अब खुद उसकी माँ जो है उसको, जो मैं उससे कहा भी है बहू से अपने कि भाई तुम इसको उर्दू में सुनाओगी तो आज इसको याद रहेगी, कल की तो हमें दादी अम्मा कहती हैं, चांद पे परियां रहती हैं, इस किस्म की नज़में थी जो हमारी वालदा हमको सुनाती हैं, आज भी हमें ये हिफ्ज़ हैं। तो उससे एक सबक भी मिलता है, बच्चों में तजस्सुस भी होता है, और बच्चे जब मैं तो अपने बच्चों को जो उर्दू जो आज बोल रहे हैं, मैं तो दोनों बच्चों को, हालांकि झूठी सच्ची बात, क्योंकि रोज़ाना कहानी कहाँ से सुनाएंगे आप उनको। तो मैं मेरी छोटी बच्ची पकड़ लेती थी, अब्बू आपने ये तो कल तो आपने डेविड के नाम से सुनाई थी, आज आप इसको अल्बर्ट के नाम से सुना रहे। नहीं, मैंने कहा मैं भूल गया था वो। तो इस तरह से करके आपको मतलब उसको इंटरेस्ट रहता था, वो सोचने से पहले मुझसे कहानियाँ सुनती थी, और आज वो अच्छी उर्दू बोलती हैं, अच्छी उर्दू लिखती है। मतलब मेरा अपनी सोच है, मैं भी आई एम रॉन्ग इसके, ये मेरा सोच है कि हमें आज ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वरना तो समझ लीजिएगा हमारे पोते वगैरह जो हैं अभी भी वो अंग्रेजी बोल, क्योंकि वो लोग बहुत, हमारे एक दोस्त के कि ये लोग याद कर रहे हैं, स्कूल में जाते हैं अंग्रेजी बोलना पड़ती है इनको, यहाँ पर आप उनको उर्दू सिखा रहे हैं, तो आप उनको इसी तरह से उर्दू सिखा सकते हैं कि उनको उनकी रग़बत, जैसे हमारे बच्चे हैं, हमें VRIC मस्जिद में होता हूँ, तो हमारे बच्चे मेरे पोते पोती आज संडे को एक इकना वाले प्रोग्राम करते हैं सूरह अस्वाए हुस्ना पे। तो मेरे बच्चे वहाँ पर, पोते जो जाते हैं बेटे के साथ जाते हैं, मेरे साथ जाते हैं, तो उनका मकसद वहाँ वॉलीबॉल खेलना होता है, फुटबॉल खेलना होता है उसके बड़े ग्राउंड में। तो वो वहाँ पर नमाज भी पढ़ना, फजर भी पढ़ते हैं, बेटे ने ये क्या रखा। तो इस तरह के कोई इंटरेस्ट हमको पैदा करना पड़ेगा उन बच्चों के लिए जो कि हमारे बेटे हैं, और वो फिर राग़िब करेंगे उनको बच्चों को। मेरे सोच ये इस तरह से है कि बस मैं इसलिए कहना चाहता था, और काफ़ी लोगों ने तो मेरी जो चीज़ है उसको आगे बढ़ाया है, मगर मेरी सोच ये है। शुक्रिया सर। ये एज ए लिसनिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज। आप उन्हें लाके बैठा दें, नहीं ऐसे नहीं बैठा सकते, नथिंग। चलो इनको वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम साले आजम है, मैं डेलास में 1 साल से हूँ, और इससे वैसे अमेरिका में मैं तकरीबन 36 साल से हूँ। न्यूयॉर्क में ज़्यादातर अरसे गुजरा है। 2 माइग्रेशन हमारे पेरेंट्स हुई है, इस इंडिया से इस पाकिस्तान, और मेरी दो माइग्रेशन हुई है पाकिस्तान से, सॉरी मैं इस पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान, और वहाँ से अमेरिका।
नहीं, इस पाकिस्तान से बांग्लादेश करना उसके फिर 3 माइग्रेशन होगी। नहीं, चार हमारी दो वालदैन की 2 हुई और हमारी 2 हुई। वो उनकी इंडिया से पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और फिर ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, और हमारी ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान और फिर वेस्ट पाकिस्तान से अमेरिका। इस तरह से तरतीब बनती है। एनीवे, तो उर्दू से चूँकि हालांकि वहाँ बंगाल में सारी मैं ग्रोन अप हमारा बंगाल में हुआ, वहाँ मैंने बंगला भी पढ़ा और उर्दू भी, चूँकि फैमिली हमारी उर्दू से बहुत ज़्यादा ताल्लुक था, तो उर्दू दिलचस्पी रही हमारी। एनीवे, तो शुरू से ही उर्दू में हमारी दिलचस्पी रही हमारी, और अच्छा लगता है। शेर व शायरी वहाँ भी एक होता था, उसमें मैं जा रहा था। एनीवे, फिर उसके बाद ज़िंदगी तो कुछ मसरूफ ज़्यादा हो गई, तो राब्ता ख़त्म हो गया था। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है पता चला उर्दू घर, 1 साल से मैं यहाँ उर्दू घर आ रहा हूँ। तो मेरे पास कोई खास नहीं होता है। ये शकील धनक महफिल है, इसलिए शकील बदावनी की मेरी बायोग्राफी मेरे पास है, तो मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। शायद पहले हो चुकी इसकी नशिस्त, फिर भी मैं पढ़ना चाहूँगा। तो उनका तारुफ है शकील बदायूनी। शकील बदायूनी का असली नाम गफ्फार अहमद और तखल्लुस शकील बदायून है। उनके वालिद का नाम जमील अहमद कादरी है। शकील बदायूनी 3 अगस्त 1916 को बदायूं में पैदा हुए। शकील बदायूनी ने अपनी शायरी की इब्तिदा 1930 से की, जबकि ये सिर्फ 14 साल के थे। शकील बदायूनी की इब्तदाई शायरी तसव्वुफ और तगज़्ज़ुब का हसीन इम्तिजाज है। शकील 1931 और 1932 में बम्बई में अंग्रेज़ी के इब्तदाई तालीम हासिल करने से पहले बदायूं में कुरान करीम पढ़ने के साथ साथ मुख्तलिफ उस्ताज़ा से उर्दू और फ़ारसी की तालीम भी हासिल कर चुके थे और अरबी के इब्तदाई असबाक भी पढ़ चुके थे। उनकी अदबी ज़िंदगी ये है कि 1964 में शकील बदायून सरकारी मुलाजमत को खैराबाद कर फिल्मी दुनिया में शामिल हो गए। शकील बदायूनी ने अपने आप को कभी कारोबारी नहीं होने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा करने से तख्लीकी सलाहियत में फ़र्क आ जाता है। शकील बदायूनी के नगमों ने फ़ौरन मकबूल आम होने की सनत हासिल की, जिसमें मुग़ल आज़म के गीत सरफ़हरिस्त हैं। जितने मकबूल गीत शकील ने लिखे हैं, शायद ही किसी और शायर ने लिखे हों। शकील बदायूनी अपनी पसंद के मयारी फिल्मों के गीत लिखने की जिम्मेदारी लेते थे और सिर्फ उन लोगों के साथ काम करते थे जो उन्हें पूरी आज़ादी के साथ काम करने दे। एजाज़ात शकील बदायूनी ने 100 से ज़ायद फिल्मों के गीत लिखे। शकील बदायूनी ने अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1961 में हासिल किया। इसके अगले मुसलसल 2 साल उन्हें 2 और फिल्म फेयर अवार्ड मिले। तसानीफ शकील बदायूनी की मशहूर और मकबूल तसानीफ में धरती को आकाश पुकारे, दूर कोई गाय, नगमा फिरदौस, रानियाँ रंगीनियाँ, सनम हरम, शबिस्तान, ज़िबानियाँ शामिल हैं। इसके अलावा उनकी कलियात भी उनकी हयात में शाये हो चुकी थी, मगर उनकी लिखी आप बीती तादेर 2014 को शाये हुई। आखिरी अयाम 10 अप्रैल 1971 को 55 वर्ष की उम्र में शकील बदायूनी ने मुंबई से दायमी सफर को निकल पड़े। कहा जाता है कि उनके आखिरी आरामगाह को इंतज़ामिया ने 2010 में मिटा दिया और अब उनकी कब्र लापता है। शकील बदायूनी अपने वक्त के बेहतरीन नग़्मा-निगार और ग़ज़ल गो शायर थे। उनका नाम आज भी शायरी दुनिया में नहायत एहतराम से लिया जाता है। बस ये अगर इजाजत हो तो मैं 2 बातें करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। अब आप इनके बाद ठीक है। हाँ,
सदर और मौजूद ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी देर हो गई, मैं कोशिश करता हूँ कि नसर में कुछ मैंने आज की ईद कुर्बान के हवाले से कुछ लिखा है। ये बचपन के मेरे तजुर्बात हैं, उसको मैं बयान कर रहा हूँ। ईद उल दुहा या ईद कुर्बान का नाम जहन में आते ही जानवरों के खदोखाल जहनों में आने लगते हैं। पिछले साल बकरे में कुछ खामियां रह गई थीं, इस बार खूब देखभाल कर जानवर खरीदा जाए। वालिद साहब के ये अल्फाज हमें अब भी याद हैं जो वो अपने मुलाजिम से कह रहे थे। जब हम छोटे थे तो हमने घर में हमेशा 2 बकरों को कुर्बान होते देखा था। एक बार ऐसा हुआ कि 2 बकरे एक ही कद काट के कुर्बानी के लिए घर में लाए गए। उस जमाने में नौकर ही ये काम किया करते थे। वालिद साहब को बकरे की खासी पहचान थी। हर साल की तरह वालिद साहब ने नौकर से सवालात का सिलसिला शुरू किया। किस मंडी से लेकर आए हो, क्या मुख्तलिफ लोगों से पूछा था या सिर्फ एक ही से सौदा हो गया? दोनों बकरे दोंदे ही हैं ना, खीरे तो नहीं? ये सवालात हमारी समझ में आ गए, लेकिन जब वालिद साहब ने पूछा कि ये दोंदे ही हैं न खीरे तो नहीं, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वालिद साहब बकरों को दोंदे और खीरे क्यों कह रहे थे। वालिद साहब से तो हम पूछ नहीं सकते थे, एक तो एहतराम का रिश्ता था, दूसरे हमारी उम्र ऐसे सवालों के लिए मुनासिब नहीं थी। आखिर दिल ने ये मशवरा दिया कि मुलाजिम से पूछो। हम इन 2 अल्फाज के मानी जल्द जानना चाहते थे, इसलिए नाश्ते से फारिग होते ही मुलाजिम के पास पहुंच गए। जब हमने अपने सवालात के सामने रखे तो वो हमने गौर से देखने लगा। बहरहाल उसने बताया कि बकरा 1 साल से कम ना हो, वरना कुर्बानी नहीं होगी। बकरे को जांचने के लिए उसके आगे के 2 दांत देखे जाते हैं। अगर वो बाकी दांतों से बड़े हैं तो उसे दोंदा कहते हैं, वगरना खीरा। इस कम पढ़े लिखे शख्स ने एक हैरान कुन बात बताई जो कई तालीम याफ्ता लोगों को भी मालूम नहीं। और इसने बताया कि तमाम हलाल जानवरों के सुम फटे होते हैं और ऊपर के दांत नहीं होते। घोड़े, गधे और खच्चर वगैरह इसीलिए हराम हैं कि उनके सुम फटे हुए नहीं होते और उनके मुंह में ऊपर भी दांत होते हैं। जब वालिद साहब ने दोनों बकरों का मुआयना किया तो मालूम हुआ कि एक बकरा दोंदा है और एक खीरा। मुलाजिम को डांट तो पड़ी, लेकिन एक बात तय हो गई कि खीरे बकरे की इस साल कुर्बानी नहीं होगी, यानी 1 साल के लिए उसकी जान बख्शी हो गई। हम बहन भाइयों को सुनकर बहुत खुशी हुई। हम सब ने बकरे को गले लगाया क्योंकि खेलने के लिए एक साथी मिल गया था। बकरा तन्हाई पसंद नहीं था। ये ईद के बाद मालूम हुआ। ईद की रात जैसे हम लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में गए, पीछे से बकरे ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वालिद साहब ने इसके लिए छत पर बरसाती में जगह बना दी थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उसको वो जगह पसंद नहीं आई। जब उसका मैं में धारना ना रुका तो उसको फौरन नीचे लाना पड़ा और कमरे के बाहर बांधना पड़ा। कमरे का दरवाज़ा खुला रखा कि इसको तन्हाई महसूस ना हो। दूसरे दिन शाम को मुलाजिम बकरे को अपने साथ ले गया। फिर ये मामूल बन गया कि सुबह से शाम तक बकरा घर की छत पर गुजारता, फिर मुलाजिम उसे ले जाता। 1 साल के अरसे में बकरे ने बहुत सी दास्तानें छोड़ी हैं, जिनमें से सिर्फ एक वाकया ही आज बयान किया जाता है। वालिद साहब को कैरम का बहुत शौक था। महीने में एक आध बार दोस्तों की महफिल जमा करती थी। एक रोज ऐसी ही महफिल में कैरम बोर्ड पर गोटियों का मुकाबला हो रहा था। 2 पार्टियां यानी 4 खिलाड़ी आमने सामने अपनी पार्टी को जितवाने की कोशिश में मसरूफ थे। अचानक मुलाजिम बकरे की रस्सी थामे हुए घर में दाखिल हुआ। बकरे को पता नहीं क्या हुआ कि यकदम रस्सी तोड़ाकर कैरम बोर्ड पर छलांग लगा दी। ये हमला इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। एक खिलाड़ी का सर दूसरे खिलाड़ी के सर से टकरा गया। वालिद साहब दीवार से चिपक गए। चौथे खिलाड़ी ने पलंग के नीचे छुपकर जान बचाई।
कुछ देर बाद जब हालात पुरसकून हुए तो देखा कि बकरे साहब बड़े मजे से जुगाली कर रहे थे और मुलाजिम हाथ बांधे अपनी सजा का इंतजार कर रहा था। जब सबके होश बहाल हुए तो जितने मुंह उतनी बातें। किस्सा मुख्तसर ये कि बकरे का घर में आना जाना बंद हो गया। ईद कुर्बान से एक हफ्ते पहले बकरे को घर में आने की इजाजत मिली। ईद की दावत इसी के गोश्त से हुई और यादगार हुई। सब मुतरिफ थे कि गोश्त बहुत मजेदार था। आखिर में मैं कथा सुनाना चाहता हूँ इसी खीरे और दोंदे के मुताबिक। मुलाजा हो, बिना देखे तो बकरे को कभी कुर्बान नहीं करते, बिना देखे तो बकरे को कभी कुर्बान नहीं करते, दिखाकर दांत बच्चों को उन्हें हैरान नहीं करते। जो भूले से कोई खीरा कहीं से आ गया तो सुन, जो भूले से कोई खीरा कहीं से आ गया तो सुन, परेशान फिर उसे 1 साल तक नादान नहीं करते। आदाब। मैंने 2 बातें करनी है मुख्तसर। एक तो ये कि जो बिल्डिंग ये जो है ओरिजिनली इसको पिनियन क्रीक पे कहा जाता था। पिनियन क्रीक जो है इसके साथ एक सड़क है, तो कई दफ़ा गूगल के अंदर अभी तक GPS पे पिनियन क्रीक डालें तो आप यहाँ आ जाते हैं और इसका एड्रेस डालें तो गूगल आपको कहीं से कहीं ले जाता है। तो उसका एक आसान हल ये है कि जो साथ केयर नाव है इसका एड्रेस है 9323 LBJ फ्रीवे, हमारा है 9319। तो आप अगर 9323 और जब भी कोई फंक्शन करना हो तो हम यही देते हैं 9323, क्योंकि उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी GPS को। और उसकी नेक्स्ट बिल्डिंग ये है, तो आपको केयर नाउ सड़क से भी नज़र आ जाता है। गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह वील हैव अ स्ट्रीट साइन, इट विल मेक इट इजी। दूसरा मैंने बताना था कि ये हमने जूर स्कैनर लिया है उर्दूगर के लिए। ये बुक स्कैनर है, तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि किताब को उल्टा नहीं रखना, ये पिक्चर्स लेता जाता है। दूसरा जब आप किताब को स्कैन करते हैं तो जो बीच के सफ़े होते हैं वो फैल से जाते हैं क्योंकि वो परे होते हैं स्कैनर से, तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर करेक्ट करता है। तो द मैन्युफैक्चरर से इसके आप 30 मिनट्स में एक किताब इसमें स्कैन कर सकते हैं। तो बेसिकली रख के सफ़े पलटते जाएं और पाँव से बटन दबाते जाएं। तो ये हमने उर्दू घर में रख दिया क्योंकि किताबें तो हमारे पास हैं मगर हर एक के लिए मुश्किल लेके हम जाने नहीं देना चाहते और हर एक के लिए मुश्किल है। तो जब भी आप उर्दू घर आएँ तो मैंने रिजवान भाई से दरख्वास्त करनी थी कि वो इसका एक ट्यूटोरियल दे दें। मेरी ऑफिस मैनेजर ने 5 मिनट में फिगर आउट कर लिया था हाउ टू डू इट। तो एक ट्यूटोरियल दे दें और हम इसको यहाँ किसी टेबल पे रखते हैं, तो आप लोग जो भी आए किताबें लेने के लिए, किताब ख़त्म नहीं हुई तो बजाय इसके कि अब हम क्या करें, आप उसको USB पे स्कैन करके ले जा सकते हैं 30 मिनट्स के अंदर। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर बुक स्कैनिंग। बहुत अच्छा आइडिया इंशाल्लाह। हाँ, इट इज़, आप गूगल करें CZUR जूर स्कैनर, इट इज़ डिज़ाइंड फॉर बुक स्कैनिंग। अगर इंग्लिश बुक हो तो ये उसको वो भी कर देता है, वो CR भी कर देता है, मगर उर्दू किताबों की पिक्चर्स ले लेगा और आधे घंटे में आप कोई भी किताब यहाँ से लेके स्कैन करके अपने USB पे डाल के घर ले जाएं और घर जाके अपने iPad पे या लैपटॉप तो शेयर भी कर सकते हैं, हमारे लैब शेयर भी कर लेना। नहीं तो इसको अगर वेबसाइट पे डाल दिया या फेसबुक पे एक ग्रुप बना के उसमें डाल दिया, उसमें कॉपीराइट के मसले होते हैं। कॉपीराइट्स वगैरह खास पर्सनल यूज करो तो सही है, लेकिन कॉपीराइट के मसले अगर आप सुना, इसके साथ मैनुअल भी है, उसमें सारा लिखा हुआ है कॉपी, मगर ये कि सहूलत के लिए ये बहुत तेज है। इस मैन्युफैक्चरर है वो कहता है कि 30 मिनट्स में यू कैन स्कैन अ 400 पेज बुक, 1.5 सेकंड पर पेज इट टेक्स टू स्कैन। बहुत सारी किताबें जो है वो लिखता पे ऑलरेडी स्कैन हाँ वही, मगर अगर किसी उर्दू घर में आया, हम उर्दू घर की लाइब्रेरी में आप किताब पढ़ रहे हैं और अब आप उसको साथ लेके जाएं या क्या करें तो आप उसकी बाकी किताब स्कैन करके ले जा सकते हैं। और मैं प्रॉब्लम किसी दिन आऊँगा, मैं इसको देखूंगा और आप ट्यूटोरियल दे दें सबको। बहुत बहुत आज लंबा हो गया। मैं I'll be very sure.
आज मुझे सदर बनने का इत्तेफाक मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आपको देख के ये समझा कि शायद अब उर्दू आप सब यहाँ पे आए, ईद मिलन आप सबको मुबारक। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, बहुत अच्छी। काजी भाई की गजल तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। काजी भाई मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शर्ट भी मेरी है तो नहीं, शर्ट आपकी नहीं है, मेरी नहीं है। घड़ी शायद दिखाना जरा। घड़ी आपकी है। काजी भाई मेरे छोटे भाई, असल में मेरे छोटे भाई हैं, तो इनके साथ मेरा बहुत मजाक है। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ यहाँ से कि सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सबका जो आए और अपना टाइम दिया आपने और इसको इतना सक्सेसफुल बनाया। उसके बाद जो नाम मेरे जुबान पे आता है वो है अशफाक अहमद का। अशफाक मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल है। तो अशफाक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आमिर सुलेमान, जिनकी वजह से हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं और ये निगाह भी रखते हैं कि हर चीज़ ठीक हो रही है कि नहीं। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो आज मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये है कि इन्होंने तो आपको रिपोर्ट कार्ड दे दिया 4 किस्म के, जिसमें एक मज़हब का था, एक वतन का था और एक आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो इन्होंने आपको एक कार्ड नहीं दिया जो कि मैं देने जा रहा हूँ, वो है आपका हेल्थ कार्ड। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमारी कौम सबसे ज्यादा बीमार कौम है। दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज, जिसको कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, वो किसको है? हम लोगों को। जो हार्ट डिजीज है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, सबसे ज्यादा हमको है। और वो क्यों है, इस बात पे कई लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी हैं, लेक्चर भी हैं, वो मैंने सब पढ़े हैं, सब सुने हैं। तो उसका जो निचोड़ है वो मैं आपको 2 मिनट में देना चाहता हूँ कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है हमारा, उसको उर्दू में क्या कहते हैं? लाइफ स्टाइल, तर्ज जिंदगी जो है, उसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा है। सेडेंटरी को मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उर्दू, मेरी उर्दू थोड़ी सी कमजोर है, आप जरा इंग्लिश ही सुन रहे हैं मेरी तो अच्छा। हाँ, तो सेडेंटरी एक तो है कि लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, ऊपर से डाइट अट्रोशियस है। अट्रोशियस मीन्स कि जो हम खाते हैं उसको अगर आज से 40 साल 50 साल पहले देखा जाए तो वो किसी की भी डाइट में नहीं था। उसमें शुगर आप जो शुगर समझते हैं वो शुगर, क्रिस्टलाइज्ड व्हाइट शुगर इज ओनली लाइक 120 इयर्स ओल्ड। ये हमेशा से नहीं होती थी। उसके बाद ये जो तेल हैं, इनको हम वेजिटेबल ऑयल्स कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं होते। ये 1938 में पहली बार क्रिस्को ने बनाया था। क्रिस्को उसने नाम इसलिए दिया था कि कॉटन सीड ऑयल को उसने एडिबल कर दिया। तीसरी चीज जो हमारी डाइट में बहुत बुरी है और वो है, पहली तो शुगर हो गई, फिर ये हो गए। उसके बाद जो है हम ये समझते हैं कि खांसी जुकाम हुई, डॉक्टर को बोल दो कि जी मुझे एंटीबायोटिक्स। उसके साथ सबसे पहले क्या होता है, हमारा माइक्रोबायोम जो कि
गट के अंदर जो रहते हैं कीटाणु, बैक्टीरिया, वो उनको साफ कर देता। आज से 100 साल पहले किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं थी। 100 साल क्या, आज से 70 साल पहले किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस नहीं थी। आज से कोई 50 साल पहले मैंने हिंदुस्तान छोड़ा था, तो हम कभी पढ़ा करते थे कि यार वो फलां जगह पे फलां शहर में किसी को कैंसर हो गया। आजकल आप किसी ना किसी को जानते हो जिसको कैंसर है। आपने कभी ये नहीं सोचा। और फिर उसमें जो हम लोग हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, एक ही जिन्स हैं, हमारे जेनेटिक्स एक ही है और हमारा खाने की हैबिट्स भी एक ही हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक ही है। तो वो सब कुछ मिला के मेरे ख्याल में यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो हाथ खड़ा करके कह सके मैं कोई दवाई नहीं लेता। मैं भी नहीं ये कह सकता। मैं एक दवाई लेता हूँ, उसको भी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत देर से। आधी कर दी है, लेकिन कोई नहीं ये कह सकता कि मैं कोई, आप कोई दवाई नहीं लेते। आप तो बहुत यंग हैं। आपकी उम्र क्या है? अच्छा, खैर आप बहुत ही बड़ी माइनॉरिटी है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप कुडोस टू यू। तो अब बात ये मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया आज से 10 साल पहले, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं बीमार हूँ। काजी भाई ने मुझे पकड़ा, अस्पताल ले गए। वहाँ पता चला कि अगर मैं वो कंपटीशन, स्विमिंग कंपटीशन में जा रहा था, अगर उसमें चला जाता तो शायद नहीं बचता। तो ओपन हार्ट सर्जरी हुई। उसके बाद जब वापस आए तो कुछ 7-8 दवाइयाँ ले रहे थे। कार से निकलना मुश्किल था। तो वहाँ से चल के अब मैं उस जगह पे पहुँचा हूँ जहाँ पे मैं कोई दवाई नहीं लेता। और मेरे जितने मेरे शौक हैं वो सब बड़े फिजिकल हैं। जिम जाना, आर्चरी करना, गोल्फ खेलना, ये सब के सब दे आर ऑल वेरी इजी फॉर मी टू डू। और एक्चुअली काजी भाई को तो पता है कि हम चेस खेलना भी तो है। हाँ, चेस खेलना तो खैर सेडेंटरी है ना, इसलिए उसका नाम नहीं है। चेस भी मैं चेस का भी मेंबर हूँ क्लब का। लेकिन ये मैं कहने का, मैं यहाँ पे अपना ढोल नहीं बजा रहा। कहने का मतलब यह है कि एवरीबडी कैन क्योर देमसेल्व्स इफ यू जस्ट कैन कंट्रोल योर डाइट एंड बी अवेयर कि हम जो चीजें गलत खा रहे हैं वो कौन सी चीजें हैं और वो ना खाएं। आप बैठे हुए देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जितनी चीजें आज खाने को पड़ी हुई हैं दे आर नॉट एडिबल। इनको एडिबल ही नहीं कहा जा सकता। और हमने बैठ के प्लेटों की प्लेटें खाई हैं यहाँ। जो भी ऐसी डाइट खाता है सब बच जाएगा खाना, कोई नहीं खाएगा। भाई जो सच वो देखो, मैं सदर हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। उसमें आप जो है उसमें कमेंटरी बाद में देना। हाँ, जुगतबाजी करना ही है तो बाद में कर देना। थैंक यू फॉर द वर्ड। ये खाना एडिबल नहीं है। और इसको जो बैठ के खाते हैं, दबा दब खाते हैं, वो उसके बाद उनसे पूछो भाई ये खाते हो तो तुम्हें तो डायबिटीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो घर जाके इंसुलिन लगा लेंगे। समझे? आप क्या देखते हैं कि वो 50 क्रॉस किया नहीं तो जोड़ों के दर्द शुरू हो गए। समझे? हाई ब्लड प्रेशर हो गया। कभी किसी डॉक्टर ने आपसे पूछा कि तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर है क्यों?
मैं 71 साल का हूं, मुझे हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। मेरा ब्लड प्रेशर 116, 115, 116 सिस्टोलिक रहता है, डायस्टोलिक 60। मैं कोई दवाई नहीं लेता। क्यों है हाई ब्लड प्रेशर? इस इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसको दूसरे लफ्जों में टाइप 2 डायबिटीज भी कहते हैं। और दूसरी बात है, वी हैव टोटली wrecked, जिसको कहते हैं डिस्ट्रॉयड माइक्रोबायोम। हमने अपने माइक्रोबायोम को कंप्लीटली खत्म कर दिया। वो किस तरह से कि अगर कान में भी दर्द हुआ है, ये नहीं हम वेट करते कि यार अगर अपने आप ही हील हो जाए, लेट द बॉडी हील इटसेल्फ। डॉक्टर के पास जाके ये इतनी लंबी लिस्ट आप वो ले लेते हो उसकी एंटीबायोटिक की, वो अंदर जाके क्या करता है? वो उन जर्म्स को तो मारता है जिसने आपको इन्फेक्शन दी हुई है, उसके साथ साथ जो बाकी की चीजें साफ कर देता है, वो आप रिप्लेनिश नहीं कर सकते। तो वी few years ago, like 70, 80 years ago, we had bacteria in our gut that could digest wheat. It could digest dairy. Today, 25 साल के 30 साल के बच्चे हैं, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है इनको, बच्चों को। वो कहां से आ गई? आज से तो 50 साल पहले तो कोई भी नहीं था। हम 10,000 साल से ये ग्रेन्स खाते आ रहे हैं। अब सडनली दे हैव बिकम पॉइजन फॉर अस। एक नहीं, दो नहीं, आप अगर अपना टेस्ट करवाएं, अगर आप सीलिएक टेस्ट करवाते हो तो वो सिर्फ एक ग्लूटेन चेक करते हैं, व्हीट का, IgA. Every single grain has a gluten of some kind in it, and you could be allergic to that one because you killed the bacteria that was responsible for digesting it. If you killed it, you're going to be allergic to it. और वो एलर्जी क्या है? That allergy produces inflammation. That inflammation is chronic, और उसको रिपेयर के लिए, उस इन्फ्लेमेशन को रिपेयर के लिए बॉडी के पास क्या है? कोलेस्ट्रॉल। तो ओनली हथियार बॉडी के पास जो है एंड जो कि एंटी इन्फ्लेमेटोरी है, वो है कोलेस्ट्रॉल। तो उस इंसान की कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है, उसको डॉक्टर कहता है ओह बहुत हाई है, तू तो एथेरोस्क्लेरोसिस से मरेगा। उसको स्टैटिन पे डाल दिया। अब वो आर्टिफिशियली आपने वो चीज जो उस इंफॉर्मेशन को फाइट कर रही थी, उसको आप नीचे ले आए। 50% of the people who die of heart disease have normal cholesterol. तो अब आप ये क्वेश्चन पूछिए कि फिर अगर 50% नॉर्मल है तो प्रॉब्लम क्या है? What's the problem? The problem is the 50% that don't have normal cholesterol, उनकी भी नीचे ले आते हैं ताकि वो, and then you just have inflammation which turns into plaque. Plaque, today any doctor will tell you, you go to a doctor, he will tell you, आपके plaque है, stent डाल देंगे. Plaque can be reversed. I have reversed my plaque and I have documents to prove that. And I have reversed another close to about 50 other people where plaque is not detectable anymore. 70 to 80% blockage in the carotid arteries has gone down to where it's not detectable, including me. मैं भी उनमें से, जब मैं अपना वो ऑपरेशन करवा के निकला हॉस्पिटल से 2015 में, तो डॉक्टर वो अस्पताल वाले ने कहा यू हैव 70% carotid artery blocked on one side, 60% on the other side.
So you will be going under the knife in about another year or so. Because this thing never reverses, it always increases. Well, I'm sitting in front of you today, and if I showed you my report card, which I can, UT Southwestern, you can actually pull out, I can pull out my report card and show you, it's not detectable in both carotid arteries. So, wo kaise kiya? How did I do it? I can tell you that, I'm not going to waste your time. Up to now, over 220 people are recorded by me whose type 2 diabetes I have completely reversed. The reason? They listen to me. If you don't listen to me, there are some people who came to me and say, अच्छा तो ये करें तो फिर खाएं क्या? तो भाई फिर that I have no answer to that. अब जो अगर आप वो खाओगे जो वो पीछे पड़ा हुआ है, you have no chance. Frankly, you have no chance. And that's why we are the sickest generation of a nation, old nation, which was known India, and then we separated into 2 or 3 or 4, whatever. But genetically, we're the same people, and we, right now, according to World Health Organization, you can Google it, we have the highest rate of type 2 diabetes and the highest rate of atherosclerosis. And if you think that while you walking suddenly your knee starts to hurt or your hand joint starts to hurt, and you doctor will say, oh, ab booढ़े ho gaye ho bhai tum, ab aur kya hoga, haath paun hi dukhenge. That's baloney. जिसको बकवास कहते हैं. No, you should not take that, but look for the real reason. And real reason is inflammation. You have leaky gut. Have you ever heard the word leaky gut? You haven't. Leaky gut is when your gut is transparent for LPS. I call it a little piece of shit. Actually, it's like it's actually something else. The thing that is in your gut is separated by one single layer of cells, which are knitted like that. And these poisons that we eat, including ये जो फ्राइड चीजें हैं, आप क्या समझते हो कि ये जो फ्राइड चीजें आप बाजार से खरीदते हो या कहीं से भी लेते हो, उसको उन्होंने फ्राई करके बाकी का तेल फेंक दिया? They continue. I went into a restaurant with Kazi Bhai and I asked the cook, I said, how many times do you, after how many fries do you replace this oil? Sir, what do you mean replace? जब कम हो जाता है थोड़ा सा और डाल देते हैं. And guess what? That when you heat any vegetable oil above 300 degrees Fahrenheit, you start making trans fats, and our body doesn't know how to digest trans fats, and from there comes the goo that we find in our arteries, which is known as plaque. Anybody who's interested in knowing and can restrict themselves to a particular diet, you all know where to find me. Thank you very much. Have a wonderful day.